नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हो गए, अपना ध्यान रख रहे होंगे। टीएनसी की एडवांस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम है उदय कुमार और आज हम टीएनसी एडवांस सीरीज के अंदर पढ़ने जा रहे हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, दैट इज हाइड्रोसिफेलस। आज हमारी ये 132वीं क्लास है दोस्तों। आज हमारी ये 132nd क्लास है, 132वीं क्लास है। अभी तक हमने कई सारे जो सब्जेक्ट्स दोस्तों वो पढ़े हैं, जिसमें अगर हम बात करें कि मैंने आपको अभी तक क्या क्या पढ़ा दिया, तो मैंने आपको जो ओबीजी जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट करवा दिया है। इसके अलावा जितने भी एमएसएन के जितने भी जो सिस्टम हैं, चाहे उन सिस्टम के अंदर आपका एंडोक्राइन हो, चाहे मस्कुलोस्केलेटन हो, चाहे नर्वस सिस्टम हो, चाहे आई ईयर हो, चाहे रेस्पिरेटरी हो, जीआई ट्रैक्ट, इंटीग्यूमेंट्री, कार्डियक, तो जितने भी जो सिस्टम है दोस्तों वो लगभग सारे सिस्टम हमने क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं एडवांस सीरीज के अंदर। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़कर हमने स्टार्ट किया है हमारी पीडियाट्रिक नर्सिंग, जिसकी लगभग 10 क्लासेज हो चुकी हैं अबाउट। तो पिछली जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, क्योंकि उस क्लास के अंदर हमने मेनिंजाइटिस के बारे में डिस्कस किया था। और जैसे कि आप सभी को पता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेनिंजाइटिस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको क्लास को जिस भी बच्चे ने नहीं देखा है, एक बार जाकर जरूर दोबारा से देखना, क्योंकि बहुत अच्छी क्लास थी और बहुत सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों उससे पूछे जाते हैं। कई सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए भी थे। आज की क्लास में जितने भी जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों वो आपको मैं जो करवाने जा रहा हूं, दैट आर ऑल रिलेटेड टू हाइड्रोसिफेलस। ठीक है, तो हाइड्रोसिफेलस के जितने भी जो क्वेश्चंस है इस बुक में दे रखे हैं वो सब हम क्या करेंगे आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि भाई हाइड्रोसिफेलस में क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या होता है हाइड्रोसिफेलस। ठीक है, कैसे कैसे इसके अंदर जो क्लिनिकल फीचर्स है वो क्या आते हैं, क्योंकि आप लोगों ने कई बार जो हाइड्रोसिफेलस है उसके बारे में पढ़ा हुआ है अभी तक। ठीक है, और आपने ये भी देखा होगा कि जो बच्चे हैं जो कंटिन्यूसली एग्जाम देते रहते हैं कि भाई जो हाइड्रोसिफेलस है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सच में बहुत सारे जो क्वेश्चंस है दोस्तों वो हर साल क्या रहते हैं, आते ही रहते हैं। तो हम बात करते हैं हाइड्रोसिफेलस के बारे में, पढ़ते हैं। तो हमारे स्क्रीन के सामने हमारा पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि एक इन्फेंट है दोस्तों दैट इज डायग्नोज्ड विद कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस। एक इन्फेंट है जो कि डायग्नोज हुआ है, उसको हाइड्रोसिफेलस तो हुआ है। हाइड्रोसिफेलस का भी एक टाइप है दोस्तों दैट इज कम्युनिकेटिंग, अभी बात करेंगे इसके बारे में हम। तो इन्फेंट डायग्नोज्ड विद कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस, तो एक 0 से 1 ईयर तक का जो बेबी होता है दैट इज कॉल्ड इन्फेंट। ठीक है, आपको सबको पता ही है। इसके बाद में द पेरेंट आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ देयर बेबीज प्रॉब्लम, कि जो पेरेंट्स है दोस्तों वो डॉक्टर से पूछते हैं कि ये क्या है ये चीज, हमने तो कभी सुनी ही नहीं कि ये कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस आपने लिख रखा है कि मेरे बच्चे को कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस हो गया है, तो ये है क्या चीज, हाउ शुड द नर्स रेस्पॉन्ड। ठीक है, तो इसको अब समझाना जो है ना, तो देखो जो एक्सप्लेनेशन जो था दोस्तों वो किसने दिया था, हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने दिया था। इस सेंटेंस में क्या कह रहा है कि द पेरेंट्स आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ द बेबीज प्रॉब्लम, मतलब उसको हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने बताया था कि भाई इस बच्चे को क्या हो रखा है, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस हो रहा है। किसने, डॉक्टर ने बताया था। लेकिन वो अब नर्स के पास आके पूछ रहा है कि भाई मुझे समझ में नहीं आया, अब एक बार दोबारा से क्या करो, एक्सप्लेन करो कि है क्या चीज। तो हाउ शुड द नर्स रेस्पॉन्ड, तो नर्स को इसको कैसे रेस्पॉन्ड करना चाहिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला जो ऑप्शन दे रखा है टू मच स्पाइनल फ्लूइड इज प्रोड्यूस्ड विद इन द स्पेसेज ऑफ द ब्रेन, कि भाई बहुत सारा जो स्पाइनल जो फ्लूइड है दोस्तों प्रोड्यूस होता है, जो वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन है उसके अंदर ज्यादा जो क्या बनते हैं दोस्तों, आपके जो स्पाइनल फ्लूइड बनता है बहुत ज्यादा। ठीक है, सेकंड देखा द फ्लो ऑफ स्पाइनल फ्लूइड थ्रू द ब्रेन सेल डज नॉट एम्प्टी इफेक्टिवली इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल फ्लूइड जो है दोस्तों, जो ब्रेन सेल्स जो होती हैं उसको क्या नहीं कर पाती हैं, एम्प्टी नहीं कर पाती हैं, अच्छी तरह से उसको खाली नहीं कर पाती हैं। ठीक है, किसके अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। स्पाइनल फ्लूइड को जो ब्रेन की जो सेल्स हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एम्प्टी नहीं कर पाती हैं, दैट इज सेकंड ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, द स्पाइनल फ्लूइड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम एडिक्वेट एब्जॉर्प्शन बाय ए ब्लॉकेज इन द स्पेसेज ऑफ द ब्रेन, कि जो स्पाइनल फ्लूइड है वो क्या हो रहा है दोस्तों, प्रिवेंटेड हो रहा है फ्रॉम एडिक्वेट एब्जॉर्प्शन, भाई उसका क्या नहीं हो पा रहा है, अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, किसके द्वारा, बाय ए ब्लॉकेज इन द स्पेसेज ऑफ द ब्रेन, कि जो वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन है ना उसके अंदर क्या हो गया दोस्तों, ब्लॉकेज हो गया, उसके कारण से जो स्पाइनल जो फ्लूइड है वो क्या नहीं हो पा रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। फोर्थ क्या देखा, देयर इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन सरफेस दैट यूजुअली एब्जॉर्ब स्पाइनल फ्लूइड, कि देर एक पार्ट है ब्रेन सरफेस का जो यूजुअली क्या करती है, स्पाइनल फ्लूइड को एब्जॉर्ब करती है आफ्टर इट्स प्रोडक्शन, दैट इज नॉट फंक्शनिंग एडिक्वेटली, लेकिन जो वो जो काम है ना वो दोस्तों अब सही से नहीं हो पा रहा है। ठीक, वो काम अब सही से
नहीं हो पा रहा है, कि जो एब्जॉर्प्शन जो होना चाहिए था वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है जितना कि होना चाहिए था। ठीक है, तो 4 इसके अंदर सेंटेंस हो गए। पहले सेंटेंस में ये कह रहा है कि भाई जो ब्रेन जो है ना वो बहुत ज्यादा स्पाइनल जो फ्लूइड है वो बना रहा है किसके अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर। सेकंड क्या कह रहा है कि जो फ्लो है, जो ब्रेन जो है वो खाली नहीं कर पा रहा है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। थर्ड क्या कह रहा है कि एडिक्वेट जो एब्जॉर्प्शन उसको रोका जा रहा है, क्यों, क्योंकि वेंट्रिकल्स के अंदर क्या हो गया है, ब्लॉकेज हो गया है। और फोर्थ क्या दे रखा है दोस्तों कि इसका जो एब्जॉर्प्शन जो है ना, जो कि प्रोडक्शन के बाद होता है, वो सही से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो 4 इसके ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसको समझने के लिए है ना हमें एक एक करके एक एक चीज को समझना पड़ेगा। एक एक चीज को समझने का मतलब ये है कि सबसे पहले देखो आपको भाई जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, सीएसएफ है, उसको समझना जरूरी है। सीएसएफ का जो फ्लो है वो कैसे होता है उसको समझना जरूरी है। तो तब फिर आपको थोड़ा सा जो हाइड्रोसिफिलिस है वो क्या आएगा, समझ में आएगा। कई बार एनाटॉमी में जो सीएसएफ जो टॉपिक है वो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, तो उससे भी रिलेटेड जो क्वेश्चंस है दोस्तों वो सीएसएफ के आ जाते हैं, तो उस वे में भी हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको सीएसएफ के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको इसको हाइड्रोसिफिलिस पे लेके आता हूं। तो सीएसएफ जो है दोस्तों, सेरिब्रो जो स्पाइनल जो फ्लूइड है, सबसे पहली बात दोस्तों ध्यान रखना कि इट इज ए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड है ये, एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। सेरिब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड है दोस्तों ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। कोई पूछे कि भाई दूसरा जो क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका वॉल्यूम कितना होता है। इसका जो वॉल्यूम होता है दोस्तों वो तो होता है कितना, 150 से, चलो 150 लिखो, 150 ml होता है एट ए टाइम, लेकिन एवरेज आ जाए तो आप 100 से 200 ml करके आना। अगर आपको एवरेज में देख भाई एवरेज कितना होता है, तो एवरेज आप क्या कहोगे कि 100 से 200 ml इसका क्या होता है, एवरेज होता है। और लगभग अगर एवरेज नहीं है, आप एवरेज आए तो 150 ml और रेंज आए तो 100 से 200 ml। ठीक है, रेंज आए अगर कि भाई 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, तब तो आंसर होगा 100 से 200। और अगर फिक्स दे दे कि भाई 100, 150, 200, अब दोनों तीनों सही है इसमें, देखो 100 भी सही है, 200 भी सही है, 150, तब हम क्या लेंगे इसको 150 ml लेंगे। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों इसमें आता है रेट ऑफ फॉर्मेशन का, रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो इसका जो रेट ऑफ फॉर्मेशन होता है वो लगभग 0.3 ml पर आवर होता है। ठीक है, एक घंटे के अंदर नहीं, 1 मिनट में आएगा, सॉरी 1 घंटे में 18 से 20 ml पर मिनट। और एक अगर घंटे में पूछता है कि भाई 1 घंटे के अंदर कितना होता है, तो लगभग 20 ml पर आवर होता है। ठीक है, आप 60 मिनट निकालोगे तो लगभग 18 ml के करीब आएगा, तो 18 से 20 ml होता है, तो लगभग 20 ml क्या होता है 1 घंटे के अंदर ये बनता है। ठीक है, और अब इसको 24 से गुणा करोगे तो 24 दूनी 48, 480, तो एक दिन के अंदर लगभग 500 ml बनता है। 500 ml पर डे क्या बनता है दोस्तों, आपका सीएसएफ बनता है। तो तीनों क्वेश्चंस बन जाते हैं, ज्यादा टफ है नहीं, बस मेन याद रख लेना 0.3 ml वाला, तो इससे आप आगे निकाल सकते हो पर मिनट, फिर 20 और फिर 500 ml पर डे। एक सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जो सीएसएफ है उसके अंदर वाटर कितना होता है और सॉलिड कितना होता है, वाटर कितना होता है और सॉलिड कितना होता है। तो सैमुअलिज्म की बुक के अकॉर्डिंग जो वाटर जो होता है दोस्तों दैट इज 19.13। बस वाटर याद रखो, सॉलिड तो अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि बाकी का जो बचा हुआ जो पार्ट है दोस्तों वो कितना है, सॉलिड ही है। तो लगभग 0.87% क्या होता है दोस्तों इसके अंदर सॉलिड होता है, और 99.13% क्या होता है इसके अंदर होता है। ठीक है, फिर सॉलिड के अंदर वही सब चीजें होती हैं, क्रिएटिनिन, यूरिया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, अमीनो एसिड, वो सब होते हैं। लेकिन एक वहां पर स्पष्ट एक चीज दे रखी है जो मुझे लगे कि भाई इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर जो लिम्फोसाइट जो होती है ना वो कितनी होती है, तो वो लगभग 6 mm³ होती है। ठीक है, थोड़ा सा बस इसको ध्यान रख लेना, क्योंकि सैमुअलिज्म की बुक में ये चीज लिखी गई है कि भाई जो लिम्फोसाइट जो होती है ना वो लगभग कितनी होती है, तो हो सकता है कि वो पूछ ले। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इसका जो फॉर्मेशन होता है ना वो कहाँ होता है। तो इसका जो फॉर्मेशन, और 2 क्वेश्चन आपको जरूर आने चाहिए कि इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है और इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है। तो ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनके अंदर पाई जाने वाली स्ट्रक्चर होती है कोरोइड प्लेक्सस। ध्यान रखना, ये कोरोइड जो प्लेक्सस जो स्ट्रक्चर है दैट इज फाउंड इन वेंट्रिकल्स। तो कई बार सीधा लिखा हुआ जाता है भाई वेंट्रिकल्स के अंदर ही फॉर्मेशन होता है, और अगर स्पष्ट रूप से देगा तो क्या लिखेगा, कोरोइड प्लेक्सस लिखेगा। फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है दोस्तों इसकी प्रोसेस का, कि भाई इसकी जो प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस के द्वारा होता है। तो इसकी जो प्रोसेस है वो ध्यान रखना जरूरी है कि एक तो सीक्रेशन होता है, और दूसरी जो होती है दोस्तों इसके अंदर वो होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मत कर देना। ठीक है, 2 होती हैं, एक सीक्रेशन और एक होती है आपकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इन दोनों प्रोसेस के द्वारा, या मतलब मैकेनिज्म कह सकते हो आप, इन दोनों मैकेनिज्म के द्वारा क्या होता है दोस्तों इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हम इसका जो फ्लो है ना वो पढ़ते हैं कि भाई सीएसएफ का फ्लो कैसे होता है, क्योंकि कम्युनिकेटिंग और नॉन कम्युनिकेटिंग को समझने के लिए है ना थोड़ा सा आपको उसकी क्या पड़ेगी दोस्तों, जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली बात तो वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो 4 होते हैं, 2 लैटरल होता है, एक थर्ड होता है और एक फोर्थ वेंट्रिकल होता है।
तो जो इसका जो फॉर्मेशन जो होता है दोस्तों वो किसके अंदर होता है, आपके दोनों लेटरल वेंट्रिकल के अंदर होता है। तो ये एक लेटरल वेंट्रिकल और एक ये दूसरा लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल जो वेंट्रिकल है दोस्तों, उससे जो ये फ्लूइड है ये किसमें आता है, थर्ड वेंट्रिकल के अंदर आता है। तो पहला क्वेश्चन यहां पर बन जाता है कि लेटरल वेंट्रिकल से और जो थर्ड वेंट्रिकल के अंदर जब CSF आता है तो ये किसके द्वारा आता है, तो एक फोरामेन है जिसे हम बोलते हैं दोस्तों फोरामेन ऑफ मोनरो, फोरामेन ऑफ मोनरो। तो इसको थोड़ा सा याद रख लेना कि भाई लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल के अंदर जो CSF आ रहा है वो किसके अंदर आ रहा है, फोरामेन ऑफ मोनरो के अंदर आ रहा है। अब थर्ड वेंट्रिकल के अंदर आ गया, तो थर्ड वेंट्रिकल से दोस्तों ये फ्लूइड आगे जाएगा किसके अंदर, फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर। अब थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे के अंदर, अगर ये पूछे ना तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एक्वेडक्ट सिल्वियस। अब ध्यान रखना, अगर एक्वेडक्ट सिल्वियस भी याद नहीं रहे ना तो एक्वेडक्ट जरूर याद रख लेना, क्योंकि जब मैं इसको टाइप बताऊंगा ना तो मैं बताऊंगा कि सबसे ज्यादा जो ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है ना दोस्तों वो इसी जगह पे होता है। सबसे ज्यादा जो ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है वो इसी जगह पे होता है। उसके कारण क्या होता है कि यहां तक ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो दोनों लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल के अंदर क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। अब फोर्थ वेंट्रिकल तक तो CSF पहुंचा ही नहीं, क्योंकि CSF ज्यादा फ्लूइड कहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा। अब यहां पर जब ज्यादा फ्लूइड हो जाएगा और यहां पर मान लो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए एक्वेडक्ट सिल्वियस के अंदर, तो फोर्थ वेंट्रिकल तक तो पहुंचेगा नहीं। तो हम पढ़ेंगे आगे कि भाई जो स्वेलिंग जो आती है वो किस में आएगी, दोनों लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल के अंदर आएगी। फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर क्या नहीं आती है दोस्तों, स्वेलिंग नहीं आती है। फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर स्वेलिंग नहीं आती है। अब आगे आता है दोस्तों फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल से आगे जो है तीन फोरामेन होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, तीन फोरामेन होते हैं। एक जो फोरामेन होता है दोस्तों जिससे हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ मेजेंडाई। ये याद रख लो तो ठीक है, नहीं भी याद रख लोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। नहीं भी याद रखोगे तो ये काम चल जाएगा, लेकिन एक्वेडक्ट सिल्वियस जो है वो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। ये जो एक दिख रहा है इसको बोलते हैं हम फोरामेन ऑफ मेजेंडाई, और ये जो दो दिख रहे हैं इनको बोलते हैं फोरामेन ऑफ लस्का। इसको हम क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ लस्का। इनका काम क्या है दोस्तों, ये यहां से आगे फ्लूइड को पहुंचाती हैं, ठीक है। फोरामेन ऑफ मेजेंटाई और जो फोरामेन ऑफ जो लस्का है ना दोस्तों, ये यहां से आगे पहुंचाती हैं फ्लूइड को। अब यहां से आगे जो फ्लूइड है दोस्तों वो किसके अंदर पहुंचता है, अगर आप सिंपल वे में याद रखो तो आप याद रखोगे कि भाई ये पहुंचता है आपके सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है और जो आपका स्पाइनल कोड है, स्पाइनल जो कोड है उसके सब एरेक्नोइड स्पेस में पहुंचता है। सब एरेक्नोइड स्पेस, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये सब एरेक्नोइड स्पेस, आगे बहुत काम आएगा ये ना। सब एरेक्नोइड स्पेस में पहुंचता है, ठीक है। और एक ये पहुंचता है इस जो स्पाइनल कोड है उसके बीच की जो कैनाल है दोस्तों उसके अंदर। तो तीन जगह पर ये पहुंचेगा। दो तो कहां पर पहुंचेगा, ये सब एरेक्नोइड स्पेस ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर और स्पाइनल कोड, ठीक है। दोनों की सब एरेक्नोइड स्पेस है, ध्यान रखना। और तीसरा क्या है दोस्तों, जो कैनाल है स्पाइनल कोड की उसमें, तो कैनाल ऑफ स्पाइनल कोड, कैनाल ऑफ स्पाइनल कोड। लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि भाई एक्चुअली में सेरेब्रल हेमिस्फीयर और स्पाइनल कोड पे पहुंचने से पहले भी है ना एक स्ट्रक्चर होती है दोस्तों। कई बार वो लिख देता है, मान लो लिख भी दे नहीं भी लिख दे, तो थोड़ा सा आपको याद रखना है कि भाई उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है। तो उसको सिस्टरना नाम है। क्या नाम है, सिस्टरना। वैसे उसको डिटेल में जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम ऐसे पढ़ते हैं भाई सिस्टरना मैग्ना है एंड सिस्टरना लैटरलिस है, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर पहुंचने के लिए भी ये फोरामेन मैग्नम और फोरामेन जो लस्का है ना, ये कहाँ पहुंचाते हैं, ये तो ये पहुंचाते हैं पहले सिस्टरना में, ठीक है। फोरामेन मैग्नम से याद रखना सिस्टरना मैग्ना, और ये दो हैं तो इनसे लैटरल हो जाएगा, मैग्ना एंड लैटरलिस, TER। और यहां से फिर ये इसके अंदर पहुंचता है किन जगह पे, सेरिब्रल हेमिस्फीयर स्पाइनल कोड के सब एरेक्नोइड स्पेस में, और फिर किसमें, कैनाल ऑफ द स्पाइनल कोड में। तो ज्यादा भी याद नहीं रहे तो कम से कम एक वर्ड याद रख लेना, सिस्टरना। इसको मैं बिल्कुल सिंपल बना देता हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि भाई थोड़ा सा देखो ये फायदा है कि आपको नर्वस सिस्टम का भी पढ़ने को मिल रहा है, ठीक है। मुझे पता है कि भाई पीडियाट्रिक में ज्यादा चीजें पढ़ते नहीं है, हम इतना डिटेल में जाते नहीं है, बट आप मेडिकल सर्जिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे पढ़ सकते हो, क्योंकि आगे आपके काम जरूर आएगा ये, ऐसे नहीं होगा कि काम नहीं आएगा। अब एक फ्लो चार्ट बनवा देता हूँ, क्योंकि इमेज से थोड़ा सा क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। तो फ्लो चार्ट में दोस्तों सबसे पहले आएगा आपका भाई लेटरल वेंट्रिकल, लेटरल। अब आप खुद देखो बिल्कुल सिंपल बन जाएगा। लेटरल वेंट्रिकल से किस पे पहुंचेगा दोस्तों, थर्ड वेंट्रिकल में पहुंचेगा,
और थर्ड वेंट्रिकल से किस में पहुंचेगा, फोर्थ वेंट्रिकल में पहुंचेगा, फोर्थ वेंट्रिकल। अब दो क्वेश्चन सिंपल सिंपल बन जाएंगे यहाँ पे कि लैटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में किसके द्वारा पहुंचेगा, तो हम जानते हैं कि फोरामेन ऑफ मोनरो के द्वारा पहुंचेगा। ठीक है, ध्यान नहीं, एफ मतलब फोरामेन ऑफ है, कहीं आप सोचो। थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था कि और चीज कुछ याद मत करना, बस इसको जरूर याद रख लेना। तो इसको बोलते हैं एक्विडक्ट सिल्वियस, इसको जरूर याद रख लेना दोस्तों। फिर इसके बाद में फोर्थ वेंट्रिकल से आया, फोर्थ वेंट्रिकल से आगे जो है दोस्तों मैंने आपको बताया था कि किसके अंदर पहुंचता है, दो जगह पहुंचता है ये मेनली, एक सिस्टर्ना मैग्ना एंड एक सिस्टर्ना लैटरलिस। सिस्टर्ना मैग्ना और सिस्टर्ना लैटरलिस में पहुंचता है ये, और दो के द्वारा पहुंचता है ये। ठीक है, किसके द्वारा पहुंचता है, दो स्ट्रक्चर्स होती हैं, एक तो फोरामेन ऑफ मैजेंडाई और एक फोरामेन ऑफ लस्का। यहां पर बताया था मैंने, देखो आपको ये रहा। ठीक है, फोरामेन ऑफ लस्का और फोरामेन ऑफ मैजेंडाई। तो इनके द्वारा एक किसके अंदर पहुंच रहा है दोस्तों, सिस्टर्ना मैग्ना और सिस्टर्ना लैटरलिस के अंदर। अभी सिस्टर्ना मैग्ना और सिस्टर्ना जो लैटरलिस है दोस्तों, इससे तीन जगह पहुंचेगा। एक तो किसके अंदर पहुंचेगा, सब एरेक्नोइड स्पेस ऑफ, सब एरेक्नोइड स्पेस ऑफ, किसका सब एरेक्नोइड स्पेस होगा दोस्तों, दो जगह का। एक तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, और एक स्पाइनल कॉर्ड का, स्पाइनल कॉर्ड का। और एक किस जगह पहुंचेगा, जो कैनाल है, सेंट्रल कैनाल स्पाइनल कॉर्ड की, उसमें। तो सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड वहां तक पहुंच गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसके एब्जॉर्प्शन कौन होता है। तो जब सब एरेक्नोइड स्पेस में पहुंचा तो वहां पर पाई जाती है विलाइज, उन विलाइज को हम बोलते हैं एरेक्नोइड विलाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि भाई सीएसएफ का जो एब्जॉर्प्शन है वो कहां होता है। तो इसके एक स्ट्रक्चर याद रख लेना, एरेक्नोइड विलाई। एरेक्नोइड जो विलाई होती है, क्योंकि जब आप इसके क्लासिफिकेशन पढ़ोगे ना, जब तक आपको ये चीजें पता नहीं है एरेक्नोइड विलाई क्या होता है, ठीक है, आपका एक्विडक्ट सिल्वियस क्या होता है, तो आप समझ ही नहीं सकते कभी भी। ये इसको क्या कर देता है दोस्तों, एब्जॉर्ब कर देता है और किसके अंदर पहुंचा देता है, वेनस सिस्टम में पहुंचा देता है। थोड़ा सा बिल्कुल शॉर्ट में किस में पहुंचता है, लिम्फेटिक सिस्टम में पहुंचता है, लेकिन मेन जो है दोस्तों वो किस में पहुंचता है, ये वेनस सिस्टम में ही पहुंचता है। तो मेन किस में पहुंचेगा, ये वेनस सिस्टम में पहुंचेगा। और थोड़ा बहुत किसके अंदर पहुंचता है, ये जो आपका लिम्फेटिक जो सिस्टम है दोस्तों उसके अंदर बिल्कुल कम अमाउंट के अंदर क्या होता है, ये पहुंचता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है कि भाई इसकी जो एब्जॉर्प्शन की जो मैकेनिज्म है वो क्या होती है। तो इसकी मैकेनिज्म जो है वो होती है दोस्तों आपकी फिल्ट्रेशन। कौन सी होती है, फिल्ट्रेशन होती है, फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन की मैकेनिज्म के द्वारा इसका क्या होता है दोस्तों, एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, बस खत्म कर दो भाई, इतना कुछ ज्यादा नहीं है। देखो ये वाला जो चार्ट है ना, ये याद कर लो। अभी तक जो भी पूरी जो भी कहानी पढ़ी है हमने वो सारी ये पढ़ी है कि लैटरल वेंट्रिकल से फोरामेन ऑफ मोनरो के द्वारा थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल से एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस के द्वारा फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल से दो फोरामेन, फोरामेन ऑफ मैजेंडाई एंड फोरामेन ऑफ लस्का, इसके द्वारा सिस्टर्ना मैग्ना, सिस्टर्ना लैटरलिस में ये कहां पहुंच जाती है, सब एरेक्नोइड स्पेस ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड स्पाइनल कॉर्ड और सेंट्रल कैनाल ऑफ जो स्पाइनल कॉर्ड है दोस्तों उसके अंदर पहुंच जाती है। ठीक है, मेन पूरी जो कहानी है हमारी वो इस पे डिपेंड है। ठीक है, फॉर्मेशन ध्यान रखना कोरोइड प्लेक्सस में होता है, एब्जॉर्प्शन किस में होता है, एरेक्नोइड विलाई के अंदर होता है। बस इतना याद रख लो, काम चल जाएगा। अगर इतना भी याद नहीं है फिर तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि इतना तो आपको याद होना भी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों कि भाई होता क्या है हाइड्रोसिफेलस। तो क्या होता है हाइड्रोसिफेलस, बताओ। हाइड्रोसिफेलस में दो चीजें हो सकती हैं भाई। पहली बात तो सिंपल सी बात तो एक चीज होगी कि भाई जो सीएसएफ का जो वॉल्यूम है ना वो इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ सीएसएफ होगा, मतलब सीएसएफ की अमाउंट बढ़ेगी। अब चाहे वो प्रोडक्शन के कारण बढ़े और चाहे वो ऑब्स्ट्रक्शन के कारण बढ़े। हो सकता है कि भाई प्रोडक्शन क्या है वो ज्यादा हो रहा हो, या हो सकता है दोस्तों जो इसका ऑब्स्ट्रक्शन है वो क्या हो रहा हो, ज्यादा हो रहा हो। ठीक है, या एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा हो, ऐसे मान लो। क्या तो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो या इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा हो, ये माना जाता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सीएसएफ के कारण दो हो सकते हैं। क्या तो मान लो कि इसका क्या हो रहा है दोस्तों, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो कि भाई बन तो रहा है, आगे नहीं पहुंच पा रहा एब्जॉर्प्शन के लिए। और दूसरा दोस्तों क्या होगा कि जो इसका एब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पा रहा हो। ठीक है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा। तो दो याद रखना, प्रोडक्शन मत याद रखना, ऑब्स्ट्रक्शन और एब्जॉर्प्शन, मेन ये दो चीजें याद रखना। इनके कारण क्या होगा, सीएसएफ का जो वॉल्यूम है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। ध्यान रखना, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इसकी डेफिनेशन के बारे ऐसे लिखा होता है कि हाइड्रोसिफेलस इज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सीएसएफ विद प्रोग्रेसिव डायलेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, विद प्रोग्रेसिव डायलेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। भाई सिंपल सी बात है
अगर CSF ज्यादा होगा, कोई भी फ्लूइड है जो जितना है और अगर उससे ज्यादा हो गया दोस्तों, तो वो क्या कोज करेगा, प्रेशर कोज करेगा। और जब भी किसी भी चीज के अंदर प्रेशर कोज होगा, तो प्रेशर कोज होने के कारण क्या होगा दोस्तों, उसका डायलेशन होगा। क्या होगा, उसका डायलेशन होगा। थोड़ा सा इधर कर देता हूं ताकि जगह सही रहे, ठीक है। तो दोनों चीजें होती हैं, एक तो वॉल्यूम ऑफ CSF बढ़ जाता है, उस वॉल्यूम ऑफ CSF बढ़ने के साथ साथ में क्या होता है दोस्तों, इसका जो डायलेशन है वो भी क्या हो जाता है, वेंट्रिकल्स का डायलेशन हो जाता है, ठीक है। वेंट्रिकल्स का क्या हो जाता है, डायलेशन हो जाता है। तो ये दोनों चीजें इसके अंदर क्या होती है, देखने को मिलती हैं। अब सबसे मेन चीज, सबसे मेन जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है दोस्तों, वो टाइप्स का पूछा जाता है कि भाई इसके अंदर कौन कौन से इसके टाइप होते हैं। अगर आपको टाइप आ गया तो आपको ऐसे मान लो कि सब कुछ आ गया, अगर आपको टाइप आ गया तो सब कुछ आ गया आपको, ठीक है। तो हम बात करते हैं टाइप की। तो इसके जो टाइप्स हैं दोस्तों, वो हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक ईटियोलॉजी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं इसका, ठीक है, और एक जो ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर रीजन क्या है इसका, वे क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो इसका जो टाइप दो भागों में बांट सकते हैं हम। पहला जो है दोस्तों, दैट इज नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, कि भाई कोई भी क्या नहीं है दोस्तों, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसे हम किस नाम जानेंगे, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव बोलेंगे, या फिर इसे हम बोलेंगे कम्युनिकेटिंग। इसके बोलेंगे हम कम्युनिकेटिंग बोलेंगे। इसको उधर लिखता हूं, पहले मैं वो लिख देता हूं, नॉन कम्युनिकेटिंग वाला लिखते हैं पहले, है ना। तो पहला वाला क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव, कि भाई क्या चीजें हैं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है, या फिर इसको बोलेंगे हम नॉन कम्युनिकेटिंग, नॉन कम्युनिकेटिंग। दूसरा जो है दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे, जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे ये नॉन कम्युनिकेटिंग है तो ये क्या हो जाएगा, कम्युनिकेटिंग हो जाएगा, बस ये बात है। और ये ऑब्स्ट्रक्टिव है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हो जाएगा, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, या इसको बोलेंगे हम कम्युनिकेटिव। अब सिंपल सी बात ये है कि भाई ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो कम्युनिकेशन अपने आप कटेगा। आपका फोन है दोस्तों, उसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन आते ही आपका फोन क्या हो जाता है दोस्तों, कट हो जाता है। सिंपल सी बात है भाई, ए से और बी के बीच में कोई बात पहुंच रही है और यहां पर क्या आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो क्या ए और बी कम्युनिकेशन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो सेम यहां पर CSF का है, कि जो CSF है दोस्तों, वो उसमें अगर उसका जो फ्लो है, जो भी हमने पूरा फ्लो पढ़ा था कि भाई कहां से ये स्टार्ट होता है, लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, ये पूरा फ्लो। तो अगर ये इसके अंदर इसमें कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, ठीक है, इसमें क्या आ जाए दोस्तों, कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, तो इस ऑब्स्ट्रक्शन के कारण कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, फेल हो जाएगा। इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, नॉन कम्युनिकेटिंग बोलेंगे। अब इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, देखो पहला जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों इसके अंदर, वो ये बनता है कि भाई मोस्ट कॉमन जो टाइप है वो कौन सा होता है। तो इसके अंदर मोस्ट कॉमन टाइप यही होगा, इसका मोस्ट कॉमन जो टाइप होता है नॉन कम्युनिकेटिंग या ऑब्स्ट्रक्टिव जो होता है दोस्तों, इन दोनों में मोस्ट कॉमन टाइप होता है। अब दूसरा भाई होता क्यों है, तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको अभी बताया है क्यों होता है भाई। रीजन है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, वेंट्रिकुलर जो सिस्टम है, वेंट्रिकुलर फ्लो सिस्टम है इसमें, तो ऑब्स्ट्रक्शन इन वेंट्रिकल या CSF फ्लो, ऐसे लिख लो, ऑब्स्ट्रक्शन इन CSF फ्लो सिस्टम। CSF का जो फ्लो सिस्टम है दोस्तों, उसके अंदर क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिसके कारण ये होता है। अब मेन क्वेश्चन यहां पर बनता है, मेन क्वेश्चन ये होता है कि इसका सबसे मेन कोज क्या है, मोस्ट कॉमन कोज क्या है इसका। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको यहां पर ध्यान रखना। अब फिर से ये आ गया, एक्वेडक्ट स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोई भी चीज ब्लॉक हो जाना, जैसे ये ओपन है और ये बिल्कुल इस प्रकार से हो जाए, तो यहां पर ये चीज क्या होगी दोस्तों, स्टेनोसिस हो गई। तो एक्वेडक्ट जो स्टेनोसिस है दोस्तों, ये आपके नॉन कम्युनिकेटिव या ऑब्स्ट्रक्टिव का मोस्ट कॉमन क्या होता है दोस्तों, कोज होता है। ठीक है, जो बच्चे याद नहीं है इनको कहां पर एक्वेडक्ट, एक बार वापस से ले आता हूं, दिस इज एक्वेडक्ट। तो यहां पर क्या आ जाए दोस्तों, ब्लॉकेज आ जाए। अब आप मेरे को सिंपल सी बात बताना कि भाई नॉन कम्युनिकेटिव या ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर यहां पर अगर ब्लॉकेज आ रहा है तो क्या फोर्थ वेंट्रिकल के डायलेशन पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, क्योंकि CSF यहां तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा, क्योंकि यहां पर तो स्टेनोसिस हो गया। तो फर्क कहां पड़ेगा, दोनों लेटरल वेंट्रिकल पे पड़ेगा और किस पे पड़ेगा दोस्तों, आपके थर्ड वेंट्रिकल पे पड़ेगा। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि भाई इसके अंदर जो डायलेशन है वो किसके अंदर होगा। तो ध्यान रखना कि जो इसके अंदर जो डायलेशन होगा वो डायलेशन दोनों लेटरल वेंट्रिकल में होगा। ठीक, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, दोनों जो लेटरल वेंट्रिकल है उसमें होगा, और इसके साथ में किसमें होगा दोस्तों, आपका थर्ड वेंट्रिकल में होगा। किसमें नहीं होगा, फोर्थ वेंट्रिकल में नहीं होगा। फोर्थ जो वेंट्रिकल होगा वो क्या होगा दोस्तों, नॉर्मल रहेगा, उसकी साइज नहीं बढ़ेगी, फोर्थ वेंट्रिकल की साइज नहीं बढ़ेगी। जबकि अगर हम इस साइड देखें तो इसमें क्या होगा दोस्तों, आपको सिंपल सी बात है भाई, यहां पर
मेनली, चलो मैं पढ़ाई देता हूँ पहले, फिर बाद में आपको ऐसा समझ में नहीं आता। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कम्युनिकेटिंग की बात करें तो एक क्वेश्चन हो रहा था भाई, एक्विडक्ट स्टेनोसिस का अगर कोई वायरल कोज पूछे कि भाई सबसे मोस्ट कॉमन वायरल कोज क्या होता है, तो इसका आंसर होता है दोस्तों मम्प्स। क्या होता है? मम्प्स होता है, ध्यान रखना। मोस्ट कॉमन वायरल कोज ऑफ एक्विडक्ट स्टेनोसिस। देखो एक्विडक्ट स्टेनोसिस के कारण तो क्या हुआ, हाइड्रोसिफिलस हुआ, लेकिन एक्विडक्ट स्टेनोसिस का होने का क्या रीजन था, तो वो रीजन मोस्ट कॉमन जो वायरल रीजन होता है दोस्तों दैट इज मम्प्स। वो क्या होता है? मम्प्स होता है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कम्युनिकेटिंग तो बहुत सिंपल है, हमने पढ़ा कि भाई एरेक्नोइड जो विलाई हैं, अब देखो आपको अगर मैं ऐसे टर्म नहीं बताता ना तो आप यहाँ पर फंस जाते ना। एक्विडक्ट ये नहीं बताता, एक्विडक्ट सिल्वियस, तो आप सीधा क्या कहते हैं, मैं सीधा पढ़ा था मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एक्विडक्ट स्टेनोसिस, समझ में नहीं आता कुछ। तो इसलिए भाई बेसिक यही होती है। कोई कहता है भाई बेसिक क्या होता है सर, तो यही बेसिक होती है। कोई भी टॉपिक पढ़ो तो उसको बेसिक से स्टार्ट करो, ऐसे नहीं कि मन में जहां पर आप फ्लो कर रहे हो। नेक्स्ट दोस्तों नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव और कम्युनिकेटिंग। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव और जो कम्युनिकेटिंग जो होता है उसके अंदर क्या होगा, सिंपल सी बात है भाई, इसका फॉर्मेशन कौन करता है, आपका एरेक्नोइड, वो सॉरी एब्जॉर्प्शन कौन करता है, एरेक्नोइड विलाई करता है। तो जो सीएसएफ है दोस्तों वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, तो सीएसएफ कैंट बी एब्जॉर्ब्ड, कैंट बी एब्जॉर्ब्ड, सीएसएफ एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। रीजन क्या होगा दोस्तों कि भाई एरेक्नोइड जो विलाई है, एरेक्नोइड जो विलाई है दोस्तों वो क्या हो गई है, एबनॉर्मल हो गई है, सही से काम नहीं कर पा रही है। सही से काम नहीं करने को क्या बोलते हैं दोस्तों, माल फंक्शनिंग बोलते हैं। अब यहां पर हमने मोस्ट कॉमन कोज क्या पढ़ा था, एक्विडक्ट स्टेनोसिस पढ़ा था। तो कई बार इसका भी मोस्ट कॉमन कोज पूछ लेते हैं कि भाई इसका जो कम्युनिकेटिंग या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जो है, कम्युनिकेटिंग या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव इसका भी मोस्ट कॉमन, तो सब एरेक्नोइड जो हेमरेज है दोस्तों वो इसका मोस्ट कॉमन कोज है, सब एरेक्नोइड हेमरेज। तो ये दोनों याद रख लेना भाई, है ना, कि इधर जो मोस्ट कॉमन कोज है वो क्या है आपका एक्विडक्ट स्टेनोसिस है, और इधर क्या है दोस्तों आपका सब एरेक्नोइड हेमरेज है। अगर सब एरेक्नोइड हेमरेज नहीं दे तो कई बार क्या हो जाता है दोस्तों, मेनिंजाइटिस के बाद पोस्ट इन्फ्लामेटरी जो स्टेज जो होती है उसमें, तो पोस्ट मतलब इन्फ्लामेशन के बाद की टाइम, पोस्ट इन्फ्लामेटरी, ठीक है। अब पोस्ट इन्फ्लामेटरी जो कंडीशन है किसके कारण हो रही है, मेनिंजाइटिस के कारण हो रही है। किसके कारण हो रही है, मेनिंजाइटिस के कारण। तो उसके कारण भी क्या हो सकता है दोस्तों आपका नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव या कम्युनिकेटिंग क्या हो सकता है दोस्तों आपका हाइड्रोसिफेलस हो सकता है। अब यहां पर मैंने आपको बताया था कि भाई डायलेशन ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल होता है। अब सिंपल सी बात दोस्तों ये समझो कि यहां पर जो एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है ना वो आगे जाके एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन यहां पर लैटरल वेंट्रिकल ये कम्युनिकेशन, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जब कम्युनिकेशन में दिक्कत नहीं है ना दोस्तों तो यहां पर इस जगह पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दिक्कत कहां आएगी, दिक्कत सुनो, हाँ सॉरी इस वे में नहीं, दोबारा सुनो। अब इसमें क्या होगा, पूरे सिस्टम में ही दिक्कत आएगी क्योंकि एब्जॉर्प्शन कहीं नहीं हो रहा। उसमें क्या हो रहा है भाई, कुछ मात्रा में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन यहां पर क्या होगा दोस्तों कि एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा ना तो कम्युनिकेशन तो है। अब सिंपल सी बात मान लो कि कोई भी चीज है, एक मिनट की समझाने के लिए समझाता हूँ ना, मैं थोड़ा सा अलग वे में लिया है इसको। देखो अब आपको बताता हूँ कैसे होता है। मान लो कि इस प्रकार से चल रहा था ये कि ये भाई आपका दोनों लेटरल वेंट्रिकल थे, ये आपका थर्ड वेंट्रिकल था, ये आपका फोर्थ वेंट्रिकल था, और यहां पर जाकर क्या हो रहा है दोस्तों, मान लो कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब यहां पर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा ना, यहां पर जो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, मान लो एरेक्नोइड जो विलाई वो नहीं कर रही, कहां पे, सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर एरेक्नोइड विलाई जो होती है, सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर जो एब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पा रहा है। कौन करती है, एरेक्नोइड विलाई करती है। तो अब यहां पर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो ये कम्युनिकेटिंग है, तो सीएसएफ यहां पर बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, यहां तक सीएसएफ पूरे में सीएसएफ बढ़ जाएगा, यहां तक सीएसएफ क्या हो जाएगा दोस्तों, भर जाएगा। वहां पर सीएसएफ रुक गया था, फोर्थ वेंट्रिकल से आगे नहीं आ पा रहा था, लेकिन यहां पर पूरे में सीएसएफ क्या हो जाएगा दोस्तों, भर जाएगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इसका भी एनलार्जमेंट होगा, इसका भी एनलार्जमेंट होगा, इसका भी एनलार्जमेंट होगा, और यहां भी एनलार्जमेंट होगा। तो इसलिए दोस्तों यहां पर क्या होता है कि एनलार्जमेंट होता है सबका। यहां पर क्या होता है दोस्तों, सबका एनलार्जमेंट होगा। कम्युनिकेटिंग या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जो है, कम्युनिकेटिंग या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जो है दोस्तों, इसके अंदर ध्यान रखना एनलार्जमेंट ऑफ ऑल वेंट्रिकल्स होता है, ठीक है, एनलार्जमेंट ऑफ ऑल वेंट्रिकल्स सबका होगा। और साथ में दोस्तों किसका होगा, जो आपका सब एरेक्नोइड जो स्पेस है उसका भी क्या होगा, एनलार्जमेंट होगा, क्योंकि वहां पर तो है फ्लूइड पूरा। तो साथ में सब एरेक्नोइड जो स्पेस है दोस्तों उसका भी क्या होगा, आपका एनलार्जमेंट होगा। तो सिंपल सा बस ये ध्यान रख लेना कि यहां पर आपका फोर्थ जो वेंट्रिकल है नॉन कम्युनिकेटिंग के अंदर दोस्तों वो क्या है आपका
नॉर्मल है। फोर्थ वेंट्रिकल क्या है, नॉर्मल है, और बाकी लेटरल और थर्ड वेंट्रिकल ये है, ठीक है। सबएरिकुलर स्पेस भी नॉर्मल रहेगा। फिर आप पूछिए सबएरिकुलर स्पेस में क्या फर्क पड़ेगा, तो वो भी क्या रहेगा दोस्तों, नॉर्मल रहेगा। एक छोटी सी चीज पढ़ा देता हूँ, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं भी याद हो तो पढ़ लेना। कई बार कोजेस के अकॉर्डिंग पूछ लेता है कि भाई हाइड्रोसिफिलिस कितने प्रकार का होता है, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं भी याद होगा तो यहाँ पर आप काम चला सकते हो। तो कोजे जो हाइड्रोसिफिलिस को दो भागों में बांटते हैं। एक ऐसे दोस्तों जो जन्म के साथ प्रेजेंट होते हैं जिन्हें बोलते हैं कॉन्जिनाइटल, कॉन्जिनाइटल, और दूसरे दोस्तों जो बाद में आते हैं, एक्वायर्ड किए जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, आपके एक्वायर्ड कहलाते हैं, ठीक है। तो कॉन्जिनाइटल और एक्वायर्ड। कॉन्जिनाइटल एक्विडक्ट जो स्टेनोसिस है दोस्तों जो हमने पढ़ा, वो मेनली इसमें प्रेजेंट होता है। एक्विडक्ट स्टेनोसिस जो है वो ज्यादातर किसमें प्रेजेंट होता है, कॉन्जिनाइटल के अंदर प्रेजेंट होता है। या फिर कई बार जो ट्यूमर्स हैं उनके द्वारा कुछ इन्फ्लामेशन होते हैं दोस्तों, ये पूछ लेता है वो किस किस का इन्फेक्शन है। तो रूबेला, आपको दो तीन याद रखने बस, रूबेला, साइटोमेगालो और टोक्सोप्लाज्मोसिस। इन तीनों का अगर दोस्तों इन्फेक्शन होता है ना, तो उसके अंदर भी क्या होते हैं, चांसेस होते हैं, ठीक है। पहले से अगर इन्फेक्शन है तो ये कॉन्जिनेटली क्या बनते हैं दोस्तों, चांसेस बनते हैं। इसके अलावा ब्लीडिंग हो जाए, इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग हो जाए, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज हो जाए, ये भी रीजन होते हैं। इंट्राक्रेनियल एंड इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, ठीक है। बस ये याद कर लो, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं छोड़ना। एक्वायर्ड के अंदर एक डिजीज है ना, वो पूछ सकते हैं दोस्तों आपसे मेन। एक तो कौन सी डिजीज के अंदर हो सकता है, तो ट्यूबरकुलोसिस एंड मेनिंजाइटिस, ये दोनों जरूर ध्यान रख लेना, और जो याद होना हो इन दोनों को जरूर ध्यान रख लेना कि भाई ट्यूबरकुलोसिस और मेनिंजाइटिस के अंदर ये रहता है। यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज हो रहा है, पोस्ट मतलब होने के बाद में, पोस्ट इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज में एक्वायर्ड हो सकता है। इंट्रावेंट्रिकुलर जो हेमरेज है वो हो गया, उस समय तो किसी भी पर्सन को हाइड्रोसिफिलिस नहीं हुआ, लेकिन बाद में हाइड्रोसिफिलिस हो गया, तो वो कौन सी टाइप का होगा, एक्वायर्ड टाइप का होगा। वो कौन सा होगा, एक्वायर्ड। इंट्राक्रेनियल हेमरेज दोनों में आएगा, इधर भी इंट्राक्रेनियल हेमरेज आएगा, क्योंकि बाद में भी तो हो सकता है ना भाई, जन्म के बाद में इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकता है, ऐसे तो है नहीं। ऐसे तो इंट्रावेंट्रिकुलर भी हो सकता है ना, तो इंट्राक्रेनियल जो हेमरेज है वो भी हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है दोस्तों, कोई भी जो एन्यूरिज्म है वो क्या हो जाए, रैप्चर्ड हो जाए, तो उससे भी हो सकता है। बस छोड़ो, लेकिन मेन इन चीजों पे फोकस करना कि भाई एक्विडक्ट जो स्टेनोसिस है वो किसके अंदर दे रखी है, कॉन्जिनाइटल में दे रखी है, और ये एक्वायर्ड के अंदर दो डिजीज दे रखी है मेनली, कौन कौन सी, ट्यूबरकुलोसिस, मेनिंजाइटिस, इधर रूबेला, साइटोमेगालो, टोक्सोप्लाज्मोसिस। बस बाकी की याद नहीं होगा तो काम चला लूंगा, इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। देख लो इसको, जिसको दिख नहीं रहा, इंट्राक्रेनियल एंड इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज इधर, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों वो बनता है कि अर्लीस्ट साइन कौन सा होता है इसका, ठीक है। इसका जो अर्लीस्ट साइन होता है वो क्या होता है, तो दोस्तों एक्चुअली में जब प्रेशर पड़ेगा हेड के ऊपर तो जो सूचर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो इसका जो अर्लीस्ट साइन बनता है दोस्तों वो बनता है सेपरेशन ऑफ, पहला क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। उसमें क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएंगे, तो सेपरेशन ऑफ सूचर्स, जो क्रेनियल जो सूचर्स है वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो सेपरेशन ऑफ क्रेनियल सूचर्स, ये इसका क्या होता है दोस्तों, अर्लीस्ट साइन होता है। तो डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब अदर देखते हैं, पहला हो गया, ठीक है। अब अर्लीस्ट साइन नहीं है, वो अर्लीस्ट साइन खत्म हो गया। अब हम आगे के जो बाकी के जो पढ़ते हैं, ठीक है। कभी भी जब सीएसएफ बढ़ेगा दोस्तों, तो सीएसएफ के कारण भी क्या होगा, जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा, और इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब बढ़ता है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फोंटेनेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बल्जिंग, टेंस एंड वाइड, ठीक है। बल्जिंग वाइड मतलब थोड़े से बड़े साइज के, बल्जिंग, वाइड एंड टेंस फोंटेनेल्स क्या होगा, देखने को मिलेंगे। इंक्रीज आईसीपी वाले सारे साइन आप यहां पे कर सकते हो। कहां चला गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको ना, आप यहां पर सारे कर सकते हो। अब देखो एक ऐसा साइन प्रेजेंट होता है दोस्तों, मटका साइन, ठीक है। कौन सा साइन प्रेजेंट होता है, मटका साइन होता है, जिसको मैसवान और क्रैक्ड पोर्ट साइन के नाम से जानते हैं, क्रैक्ड पोर्ट साइन। देखो मैसवान मतलब एम फॉर मटका, एम फॉर क्या होगा, मटका, याद रख लेना, ठीक है। क्रैक्ड पोर्ट का मतलब यही होता है कि भाई क्रैक आ गया हो जिसमें, ठीक है। तो एक्चुअली में दोस्तों इसमें क्या करते हैं, इस साइन के अंदर हम परक्यूजन करते हैं। अरे भाई तुम क्यों परेशान कर रहे हो, इसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, परक्यूजन करते हैं। जब परक्यूजन करते हैं, जब यहाँ पर ऐसे परक्यूजन करेंगे स्कल के ऊपर, तो उससे क्या होती है, आवाज प्रोड्यूस होती है। जैसे कोई पोर्ट हो, कोई मटका हो ना, ऐसी क्या होती है दोस्तों, आवाज क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है, साउंड लाइक क्रैक्ड पोर्ट,
जो क्रैक्ड जो पोर्ट है दोस्तों वैसा क्या होता है, साइन प्रेजेंट होता है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, मैसवेन या क्रैक्ड पोर्ट साइन के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, इसे हम मैसवेन और क्रैक्ड पोर्ट साइन के नाम से हम क्या करते हैं दोस्तों, जानते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकना यार, थोड़ा सा पंखा चलाने दो, इस गर्मी में। बंद हो रही है। अब ठीक है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। ये समझ में आ गया आपको? अभी हमने कुछ ही नहीं पढ़ा, पहला अर्लिएस्ट साइन पढ़ा है। देखो आपको याद होंगे, बार बार जब आप सुनोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये तो आया हुआ है। सेपरेशन ऑफ प्लेनस फ्यूचर क्या होता है, अर्लिएस्ट होता है। इससे क्या होगा, बल्जिंग एंड वाइड एंड टेंस स्पॉन्टेनियस होंगे। मैसवेन और क्रैक्ड जो पोर्ट साइन दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है इसमें। ठीक है, परक्यूजन ऑफ स्केल होता है। इसके बाद देखो, कभी भी जब किसी भी पर्सन के अंदर आईसीपी बढ़ता है ना, तो ये क्या करता है, जैसे वोमिटिंग सेंटर को स्ट्रेस करेगा, ये करेगा, उसके कारण क्या होता है दोस्तों, पर्सन को कई बार क्या हो जाता है कि वोमिटिंग हो जाती है। ठीक है, हाँ एक चीज और बताना चाहता हूँ इसमें ये ध्यान रखना कि भाई ज्यादातर मैसवेन और क्रैक्ड पोर्ट जो साइन है ना, ये कब आता है, ये तब आता है दोस्तों कि जब जो फोंटानेल्स हैं वो क्या हो चुके होते हैं, क्लोज हो चुके होते हैं। तो क्लोजर ऑफ फोंटानेल्स होते हैं मेनली आफ्टर 2 years, तो उसके बाद ही क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये ध्यान रखना कि ये साइन जो है ये इन्फेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। मेनली 2 साल के बाद जब फोंटानेल्स क्या हो जाते हैं दोस्तों, आपके क्लोज हो जाते हैं, फोंटानेल्स क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, तभी आता है ये। ठीक है, तो अपीयर आफ्टर क्लोजर ऑफ फोंटानेल्स, जो फोंटानेल्स है दोस्तों उनके क्लोज होने के बाद ही क्या आता है, ये साइन आता है। तो अपीयर्स आफ्टर क्लोजर ऑफ फोंटानेल्स के बाद ही ये साइन आता है। अब देखो, जब ये रेस्पिरेटरी सेंटर को कंप्रेस करता है, सीएसएफ ज्यादा बढ़ने के कारण, जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ेगा तो उसके कारण क्या होगा, एक तो पर्सन को होगा हेडेक, और हेडेक भी ज्यादातर सुबह देखने को ज्यादा मिलता है, हेडेक इन अर्ली मॉर्निंग। और एक क्या होगा दोस्तों, फोर्सफुल वोमिटिंग होगी, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। बताओ कौन सी और एक ऐसी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज है बच्चे के अंदर जिसके अंदर प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ज्यादा प्रेशर से दूर तक वोमिटिंग जाती है दोस्तों। जैसे कोई मिसाइल छोड़ी हो ना ऐसे, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग के नाम से जानते हैं। तो बताओ कौन सी एक और डिजीज है जिसके अंदर प्रोजेक्टाइल जो वोमिटिंग है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ये बताना है आप मुझे। एक दोस्तों ये नर्व पूछ लेते हैं कि इसके अंदर कौन सी नर्व जो होती है ना, मेनिंजाइटिस में 3rd और 6th नर्व पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है 6th नर्व। मेनली कौन सी नर्व को अफेक्ट करता है, मेनली 6th नर्व को। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन में हो तो अलग बात है, वैसे 6th नर्व ही मेनली अफेक्ट होती है। 6th याद रखो आप, छोड़ो 3rd याद ही मत रखो इसमें ना, क्योंकि मैंने 6th ही पढ़ा है, 3rd मैंने पढ़ा नहीं। अब होती है नहीं होती वो मैं, अगर आप चाहोगे तो मैं देख के इसको आपको बता दूंगा और डिटेल में। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग नहीं लिखकर कई बार वो सिर्फ वोमिटिंग भी लिख सकता है, तो इससे भी। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, बच्चे के जो बिहेवियरल कुछ चेंजेस भी आएंगे इसके अंदर। बिहेवियरल चेंजेस मतलब जैसे बच्चा है भाई, एक बात बताओ, जब इतना परेशान होगा तो उसके अंदर एक तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इरिटेबिलिटी आ जाएगी। बच्चे के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, इरिटेबिलिटी, बिल्कुल ड्राउजी सा रहेगा, तो जो ड्राउजीनेस है दोस्तों वो भी क्या होगी, प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, अपैथी होगी, मतलब इमोशंस क्या हो जाते हैं, लगभग एब्सेंट हो जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर तो वो अपैथी लाइक जो कंडीशंस दोस्तों वो क्या हो जाती है, प्रेजेंट हो जाती है। ठीक है, अब देखो जब हेड की साइड बढ़ती है ना तो उसके कारण क्या होता है दोस्तों, जो हेड है वो बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है, सिर्फ बाउजिंग हेड के नाम से, या फिर जो हेड है वो प्रोमिनेंट हो गया तो इसको बोलते हैं प्रोमिनेंट फोरहेड। अभी सारी इमेज भी दिखाऊंगा मैं आपको, एक बार मैं इसको करवा देता हूँ, फिर इमेज से याद करवा दूंगा सारे। प्रोमिनेंट फोरहेड एंड स्काल्प वेन, जो देखो ज्यादा जो फ्लूइड होता है ना उसके साइन आते हैं। बल्जिंग फोंटानेल्स भी जो फ्लूइड है उसके ज्यादा होने के चांसेस हैं, और जो ये स्काल्प वेन जो प्रोमिनेंट हो रही है दोस्तों, ये भी क्या है, इसी के साइन है। तो ये साइन भी क्या होते हैं इसमें देखने को मिलते हैं। अब एक साइन ऐसा है दोस्तों जो आपने बार बार सुना हुआ होगा, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, सनसेट साइन के नाम से जानते हैं। सनसेट साइन का मतलब क्या होता है कि जो बच्चा जो है ना वो ऐसे देखेगा, नीचे की तरफ देखेगा, ऐसे बिल्कुल ऊपर की तरफ नहीं देखता, ऐसे उसकी आंखें जो नीचे की तरफ जाएगी। तो जो स्क्लेरा है ना, जो व्हाइट वाला पोर्शन है ना, वो क्या दिखेगा, हमें बहुत ज्यादा दिखेगा, ऊपर वाला पार्ट ज्यादा दिखेगा, और आंखों के नीचे वाला जो पार्ट है ना वो क्या दिखता है, कम दिखता है। तो हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, सनसेट साइन के नाम से जानते हैं। तो सनसेट साइन में क्या लिखोगे कि जो स्क्लेरा है वो अबोव आइरिस दिखाई देता है, स्क्लेरा अबोव आइरिस मेनली।
मतलब व्हाइट वाला पोर्शन ज्यादा दिखाई देता है, जो आपका जो ब्लैक वाला है आयरिस वाला जो पोर्शन दोस्तों वो थोड़ा नीचे दिखाई देगा, और स्क्लेरा वाला जो पार्ट वो ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, इसकी जो इमेज है क्या यार, मैं इमेज इसमें डालना भूल गया यार, ठीक हो सही डालिए। चलो एक सेकंड रुकना, मैं इसमें इमेज डाल लेता हूँ ना, बिना इमेज के तो मजा नहीं आएगा भाई, एक सेकंड रुकना। अब ये इमेज देखो दोस्तों, इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि जो बच्चा है उसकी ये सनसेट आई साइन लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो ये वाला व्हाइट वाला पोर्शन क्या है ज्यादा दिखाई दे रहा है, और जो आपका आयरिस वाला जो पार्ट है, ये जो गोल वाला जो बीच का वाला पार्ट है, तो जो स्क्लेरा वाला पार्ट है, व्हाइट वाला पार्ट है, वो ज्यादा दिखाई दे रहा है, और ये क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, नीचे दिखाई दे रहा है। तो मेनली स्क्लेरा दिखाई देता है अबोव द आयरिस, आयरिस नीचे, पूरा ऊपर क्या दिखाई दे रहा है आपको, स्क्लेरा दिखाई दे रहा है। इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम सनसेट साइन के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, सनसेट साइन, सनसेट आई साइन के नाम से इसे जानते हैं। बाकी की सारी चीजें भी करवा दूंगा, एक बार मैं जो मेन चीजें ये करवा के फिर जो इमेजेस हैं इनके थ्रू आपको चीजें क्या करवाऊंगा, याद करवाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों हेड सर्कमफेरेंस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, हेड सर्कमफेरेंस। तो मोस्ट में एक क्वेश्चन दे रखा है, हेड सर्कमफेरेंस अगर बच्चे को हाइड्रोसिफेलस है तो कब असेस करना चाहिए, तो असेस तो डेली करना चाहिए दोस्तों, क्या करना चाहिए, डेली। लेकिन आपको ये कैसे पता लगे कि भाई उस बच्चे के अंदर हाइड्रोसिफेलस होने के चांसेस है, अगर 15 दिन में 1 सेंटीमीटर से ज्यादा हेड साइज बढ़ रही है 15 डेज के अंदर, 4 नाइट लिखा हुआ है, क्योंकि अगर 4 नाइट के अंदर 1 सेंटीमीटर से ज्यादा बढ़ रहा है, किस कब, स्टार्टिंग के 3 महीने में, फर्स्ट 3 मंथ के अंदर दे रखा है, तो उसको कुछ रिस्क रहता है। ठीक है, उसको क्या रहता है, रिस्क रहता है कि हो सकता है उसको क्या हो, हाइड्रोसिफेलस हो, रिस्क ऑफ हाइड्रोसिफेलस। अगर 1 सेंटीमीटर 15 दिन में बढ़ रही है, उससे ज्यादा बढ़ रही है, 1 सेंटीमीटर से ज्यादा बढ़ रही है, 1 सेंटीमीटर नहीं 1 सेंटीमीटर से ज्यादा बढ़ रही है शुरू के 3 महीनों में, तो ये उस पेशेंट के अंदर हो सकता है कि क्या हो रहा हो दोस्तों, हाइड्रोसिफेलस हो रहा हो, हाइड्रोसिफेलस हो रहा हो। इसके अलावा दोस्तों स्पास्टिक हो जाते हैं, जो लिम्स है दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाते हैं, स्पास्टिक हो जाते हैं। एक तो टोन का कम होना और एक टोन का बढ़ना। जब टोन बढ़ती है ना तब वहां पर क्या होते हैं दोस्तों, स्पास्टिक लिम्ब होते हैं, थोड़ा सा ही ध्यान रखना। कम होती है जब अटोनिया होता है। ठीक है, इसके अलावा आईज पे भी फर्क पड़ता है, तो डिप्लोपिया, डबल विजन जो है दोस्तों वो दिखाई देता है, डबल विजन जो है वो क्या होता है, दिखाई देता है। तो डिप्लोपिया क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है, एक बार आप वापस से आते हैं, जो इमेजेस हमको पढ़ते हैं, ये मैं आपको एक्सरे के अंदर बताऊंगा ये क्या है। ये यहाँ पर इमेजेस देखो, ये तो जो फोंटानेल्स है दोस्तों वो क्या हो रहा है, बल्जिंग फोंटानेल्स हो रहा है, कुछ छूट गया हो तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, हेड की साइज बढ़ेगी तो क्या होगा, मैक्रोसिफेली होगा, और जो फोरहेड है वो बाहर की तरफ भी निकलता है, प्रोमिनेंट हो जाता है। वेन जो होती है दोस्तों स्काल्प की, ये दिखाई दे रही होंगी आपको, देखो किस प्रकार से एक एक करके ऐसे दिख रही होंगी, तो दीज आर द प्रोमिनेंट स्काल्प वेन। ठीक है, ये दिखाई दे रही है। सनसेट क्या होता है, आई साइन होता है। इसके अलावा देखो बच्चा है भाई, पुअर फीडिंग प्रेजेंट हो सकती है, इरिटेबिलिटी, और जब ब्रेन को इफेक्ट कर रहा है तो डेवलपमेंटल क्या होगा, डिले होगा। ठीक है, और इमेज है देखो यहाँ पे, ये डिसप्रपोर्शनली लार्ज साइज ऑफ हेड, मतलब कि जो डिसप्रपोर्शनल मतलब ये है कि जैसे हेड, जैसे मान लो आपका पूरा शरीर है ना, उसके हिसाब से जो हेड है ना उसकी साइज क्या लगती है, लार्ज लगती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेटली लार्ज साइड ऑफ हेड के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्रेनियल सूचर जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, दैट इज द अर्लीस्ट साइन। इसको हम और किस नाम जानते हैं, अर्लीस्ट साइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो फोंटानेल्स होते हैं जो बल्जिंग हो जाते हैं, तो वाइड, एनलार्ज, टेंस, बल्जिंग कुछ भी आ सकता है, तो वो दिखाई देता है। वही दे रखा है थिन स्काल्प विद डायलेटेड वेन, वही हो गया। लिड रिट्रैक्शन में थोड़ी सी ऊपर की तरफ हो जाती है, वो इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पर सेटिंग सन अपीयरेंस ऑफ द आईज है, और जो फोर हेड है दोस्तों वो क्या हो जाता है, बोजिंग हो जाता है, मतलब बाहर की तरफ दिखाई देने लग जाता है, प्रोमिनेंट फोर हेड दिखाई देता है, दैट इज बोजिंग ऑफ फोर हेड। और इमेज देखो इसमें, यहाँ पर दे रखा है कि बच्चे के अंदर देखो बल्जिंग फोंटानेल्स, पेपिलेडिमा मतलब एक्चुअली में ये होता है कि जहां पर हमारी जो आईज है, रेटिना है, उसके अंदर जो आर्टरीज जो है दोस्तों जहां से निकलती है, जो वेन है वहां पर मिलती है ना, उस पॉइंट के ऊपर क्या हो जाती है, उस पर एडिमा आ जाता है, तो इसे हम क्या जानते हैं, पेपिलेडिमा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा वॉमिटिंग है, लिथार्जी, इरिटेबिलिटी और हेडेक भी क्या होता है, दिखाई देता है। देखो इमेज देखने से याद होता है वो बच्चे कैसे कर रहा है, ऐसे याद हो जाएंगी चीजें। देखो रो रहा है, इरिटेबल हो गया है, ठीक है, बिल्कुल शांत पड़ा है, लिथार्जी हो गया है, ये देखो सर पे बिजलियाँ चल रही हैं, ठीक है, ये वॉमिटिंग कर दी है इसने, याद हो जाएगी ऐसी चीज़ें आपको। ठीक है, फोंटानेल्स बाहर की तरफ निकला हुआ है, बल्जिंग फोंटानेल्स है, नेटवर्क आ गए हैं यहाँ पे ना। अब हम इसके बाद में इसके एक्सरे पढ़ते हैं। तो ये वाला जो साइन है दोस्तों, ये एक्सरे के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। पहले डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पढ़ते हैं, मतलब अब हम पढ़ते हैं इसकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर दोस्तों एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई ये सब करवाए जाते हैं। ठीक है, एक्सरे, सीटी स्कैन और जो एमआरआई है दोस्तों वो हम करवाते हैं। एक्सरे के अंदर यहाँ पर एक साइन आता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, बीटन सिल्वर साइन के नाम से जानते हैं, बीटन सिल्वर साइन। ठीक है, या कई बार इसे हम बीटन कॉपर साइन भी कह देते हैं, बीटन सिल्वर या बीटन कॉपर, दोनों में कोई भी साइन है तो दिस इज प्रेजेंट इन हाइड्रोसिफेलस। क्या होता है
कि जब पेशेंट का हम एक्सरे करवाते हैं ना, तो एक्सरे में हेड ऐसे प्रेजेंट रहेगा, ऐसा दिखेगा जैसे किसी ने हथौड़ी ले ली हो और हथौड़ी लेकर कोई बर्तन को हम जोर जोर से मारते हैं, सिल्वर या कॉपर के बर्तन को, तो उस पर क्या पड़ जाती है, मोच पड़ जाती है। तो एक्सरे के अंदर ऐसी स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगी जैसे क्या पड़ी हुई है दोस्तों, कोई मोच सी पड़ी हुई हो, ठीक है, क्या पड़ी हुई है, कोई मोच पड़ी हुई हो। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, बीटन सिल्वर या बीटन कॉपर साइन के नाम से जानते हैं। तो इतना कोई टफ नहीं है, बस नाम एक बार पता लग जाता है ना। वैसे नाम पहली बार सुनते हैं जब कोई भी चीज़ क्या लगती है, टफ लगती है। जब आप बार बार सुनते रहते हो, जब आपको खुद को भी लगता है कि यार ये तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो ऐसा क्या पूछा ही क्या है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम सीटी स्कैन और एमआरआई भी करवाते हैं, सीटी स्कैन एमआरआई, स्कैन और एमआरआई, तो ये सब इसके क्या किए जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं। अब बस लास्ट में आ गए हम, अब हम इसका मेडिकल मैनेजमेंट पढ़ते हैं। इधर सर्जिकल मैनेजमेंट, ये इमेज काम आई मुझे। थोड़ी सी मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है यार, ज़्यादा नहीं है बट जुकाम लगी हुई है, गले में दर्द है, उससे आज मुझे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मेडिकल अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर देखो ज़्यादातर माइल्ड केस जो होते हैं ना, माइल्ड केस मतलब क्या है कि भाई एक तो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं हो, ठीक है, विजन की जो प्रॉब्लम है वो नहीं आए बच्चे के अंदर, विजन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है, हेड की साइज बहुत स्लोली क्या हो रही है दोस्तों, बढ़ रही हो, तो उनके अंदर हम मेडिकल मैनेजमेंट का यूज कर देते हैं। अदरवाइज हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, सर्जिकल मैनेजमेंट यूज करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा जो मेन जो ड्रग यूज की जाती है दैट इज एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड ग्लूकोमा में भी यूज करते हैं, ध्यान रखना। दिस इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, ठीक है। तो ये क्या कर देती है दोस्तों, एक्चुअली में थोड़े मात्रा में सीएसएफ के प्रोडक्शन को ही कम कर देती है, तो डिक्रीज कर देती है सीएसएफ के प्रोडक्शन को, ठीक है, सीएसएफ के प्रोडक्शन को क्या कर देती है, ये डिक्रीज कर देती है, ठीक है। इसके अलावा आजकल ओरल जो ग्लिसरॉल है दोस्तों उसका और यूज करने लग गए हैं, तो एक यूज करते हैं हम ओरल ग्लिसरॉल, ठीक है, एक क्या यूज करते हैं हम, ओरल जो ग्लिसरॉल है दोस्तों वो भी यूज किया जाता है। अगर आपसे डोज पूछता है कि भाई कितनी डोज देते हैं, तो एसिटाजोलामाइड जो डोज देते हैं दोस्तों 25 से लेकर 100 mg तक दे सकते हो पर केजी पर डे। बच्चे का जो वजन है उसके हिसाब से 25 से 100 mg पर केजी पर डे क्या दिया जा सकता है दोस्तों, एसिटाजोलामाइड दिया जा सकता है। इसके बाद में है दोस्तों इसका सर्जिकल मैनेजमेंट, जो कि ज़्यादा टफ नहीं है। अगर हम सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें दोस्तों, तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ जो इसके अंदर आती है दोस्तों, दिस इज, ये क्या है, ये है वेंट्रिक्यूलो पेरिटोनियल संट। मतलब भाई ज़्यादा मात्रा में जहाँ से मान लो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है या ज़्यादा मात्रा में सीएसएफ है, तो सीएसएफ को क्या कर दिया जाता है दोस्तों, ड्रेन करवा दिया जाता है किसके अंदर, पेरिटोनियम लेयर के अंदर। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, वेंट्रिक्यूलो पेरिटोनियल संट के नाम से हम इसे जानते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, हो सकता है कि वहां पर न कर इसे कहाँ कर दिया जाए, एट्रियम में कर दिया जाए, कहाँ गए ये रहा, तो इसे बोलते हैं वेंट्रिक्यूलो एट्रियल संट, ठीक है। देखो वेंट्रिकल से कहाँ पे डाल दिया इसको, एट्रियम में डाल दिया सीधा, इसे हम बोलते हैं वेंट्रिक्यूलो एट्रियल संट। तो 2 सर्जरी तो ये हो गई, एक तीसरी सर्जरी और करते हैं जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिक्यूलोटोमी, ठीक है। ज़्यादातर थर्ड वेंट्रिकल की जाती है, ये ज़्यादातर कौन सी वेंट्रिकल की जाती है, थर्ड वेंट्रिकल, तो वेंट्रिक्यूलोटोमी सर्जरी भी की जाती है। बस नाम याद रख लो, ज़्यादा इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत इसमें है नहीं कि भाई कौन कौन सी सर्जरी की जाती है, ठीक है। एक आपको चीज़ें ध्यान रखनी है दोस्तों कि भाई जो भी स्टंट जो है, जो स्टंट रखा जा रहा है ना, वो स्टंट हमेशा लाइफ टाइम रखा जाता है। ऐसे नहीं है कि पेरेंट्स आपसे पूछे कि भाई स्टंट कब तक रहेगा, तो आप थोड़े दिन रख लो, 10-15 दिन, फिर उसके बाद में इसको हटा देंगे, तो ऐसा नहीं होता। ये जो स्टंट डाले गए हैं दोस्तों आपके, ठीक है, जो संटिंग की गई है, इनके अंदर जो स्टंट डाले गए हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही है दोस्तों, तो इनको लाइफ टाइम रखना पड़ता है। इनको कैसे रखना पड़ता है, लाइफ टाइम रखना पड़ता है। और कोई इनका पूछे कि भाई इनका कोई दिक्कत भी है क्या, हाँ, लाइफ टाइम में एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे जैसे एज बढ़ेगी, एज बढ़ने के बाद इनको वापस से, क्योंकि इनकी साइज कम हो जाएगी, भाई बच्चे की हाइट बढ़ गई और इनकी साइज तो उस हिसाब से बनाई जाती है, तो एज के साथ में इनको वापस से क्या करवाना पड़ता है, रिवाइज भी करवाना पड़ता है। मतलब बड़ी लेंथ के संट क्या करेंगे दोस्तों, हम यूज करेंगे, ठीक है। तो जो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे इनको क्या किया जाता है, वो किया जाता है, एक रिवाइज किया जाता है, मतलब दूसरे लगाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड। तो एक तो इसका कॉम्प्लिकेशन ये है कि भाई जो संट जो होते हैं क्या हो जाते हैं, ब्लॉकेज हो जाते हैं इनके अंदर, और दूसरा इनके अंदर क्या हो जाता है दोस्तों, इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये 2 इनके कॉम्प्लिकेशन से ध्यान रखना, एक ब्लॉकेज हो जाता है और एक क्या हो जाता है दोस्तों, इन्फेक्शन हो जाता है। मोस्ट भी इसमें इन्फेक्शन को ज़्यादा मानती है, बट दोनों ही होते हैं। मोस्ट कॉमन जो होता है वो ब्लॉकेज होता है, बाद में सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों वो आपका क्या होता है, इन्फेक्शन होता है।
अब थोड़ा सा नर्सिंग मैनेजमेंट और पढ़ा देते हैं, क्योंकि अगर ये पढ़ा है तो नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ना भी बहुत जरूरी है। नर्सिंग मैनेजमेंट में भाई जो हेड है उसके जो सर्कमफेरेंस आप उसको क्या करोगे, डेली मेजर करोगे। तो पहली चीज तो क्या करोगे आप, डेली मेजर हेड सर्कमफेरेंस। जो हेड सर्कमफेरेंस है दोस्तों उसको क्या करो, डेली क्या करो आप मेजर करो। एक बच्चे को क्या करते हैं कि एक्चुअली बच्चे की गर्दन ऐसे गिरने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, इसमें ये हो जाता है, सपोर्ट नहीं रह पाता हाइड्रोसिफेलस के अंदर। तो आप जब भी बच्चे को जब उठाओ तो उसके जो नेक है दोस्तों और उसका हेड है उसको उठाते समय क्या करो, सपोर्ट करते हुए उठाना है आप उसको, क्या करते हुए, सपोर्ट करते हुए, नहीं तो उसकी इंजरी के क्या होते हैं दोस्तों, चांसेस होते हैं। तो आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है हेड एंड नेक, हेड एंड नेक, नेक वाहिल होल्डिंग, वाहिल होल्डिंग, मतलब जब भी आप होल्ड करोगे उस समय इसको ये करना क्या होता है, जरूरी होता है। अब देखो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन सीधा आ जाए दोस्तों कि मोस्टली में दे रखा है कि भाई कौन सी पोजीशन देंगे हाइड्रोसिफेलस में, कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना, मैं दो चीजें बताऊंगा। तो दोस्तों उसमें दे रखा है भाई हेड एलिवेटेड पोजीशन देते हैं। क्यों देते हैं हेड एलिवेटेड, ताकि ये हेल्प करता है कि इसमें ड्रेनिंग ऑफ फ्लूइड में, जो सीएसएफ उसके ड्रेनिंग में क्या करता है दोस्तों, मदद करता है। लेकिन 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 ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन संट के बाद में आता है, वैसे मैं आपको आगे लिखाऊंगा अभी, जब संटिंग करते हैं ना उस समय फ्लैट पोजीशन देते हैं नॉन ऑपरेटिव साइड पे, मतलब जिस समय ऑपरेट, मतलब पेरिटोनियम में मान लो जिस यहाँ पर ऑपरेट किया गया है तो नॉन ऑपरेटिव साइड में हम क्या करते हैं, उसको फ्लैट पोजीशन देते हैं। तो ध्यान रखना, अगर सीधा हाइड्रोसिफेलस लिख रखा है तो हेड एलिवेटेड आएगा, और आफ्टर संटिंग पूछा है दोस्तों तो फिर क्या आएगा आपका, फ्लैट आएगा। क्या आएगा, फ्लैट आएगा। उसमें स्लो करते हैं क्योंकि उसमें सीधी ट्यूब है, सारा सी सब क्या हो जाएगा, ड्रेन हो जाएगा, इसलिए वहां पर क्या देते हैं, फ्लैट देते हैं। यहाँ पर वैसे ही प्रॉब्लम है तो इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं भाई, ड्रेनिंग में हेल्प हो, इसलिए हेड को क्या करते हैं, एलिवेट करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों डाइट से रिलेटेड पूछ सकता है वो आपको कि भाई डाइट कैसे रखी जाती है। तो डाइट में एक तो चीज ध्यान रखना, ऐसे बच्चे जब पुअर फीडिंग करते हैं तो इनके अंदर डिहाइड्रेशन का क्या रहता है, रिस्क रहता है, तो उसको आपको मॉनिटर करना चाहिए। और जो डाइट है दोस्तों वही स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट देंगे। डाइट जो देंगे वो कैसे देंगे, स्मॉल एंड जो फ्रीक्वेंट जो डाइट है दोस्तों वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। एक इसके अंदर आई केयर का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सनसेट साइन जो है वो प्रेजेंट होता है, तो आई केयर भी करनी पड़ती है। आई केयर के अंदर क्या करेंगे, मॉइस्ट होनी चाहिए एक तो आई, और एक फ्री ऑफ इरिटेशन होनी चाहिए, मॉइस्ट एंड फ्री ऑफ इरिटेशन होनी चाहिए, मॉइस्ट एंड फ्री ऑफ क्या होनी चाहिए, इरिटेशन होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको ऑब्जर्वेशन भी बहुत जरूरी है। आप पेशेंट को ऑब्जर्व करोगे, ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट, आईसीपी इंक्रीज होने के लिए क्या करोगे दोस्तों, ऑब्जर्व करोगे। इसको जरूर ध्यान रखना कि भाई आईसीपी इंक्रीज होने के लिए क्या करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे। इसके अलावा वही इन्फेक्शन के साइन, ब्लॉकेज के साइन, क्योंकि जब ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो आईसीपी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और डिहाइड्रेशन मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले कि जो डिहाइड्रेशन जो साइन वो भी। इसके अलावा दोस्तों पेशेंट को आप एक्सरसाइज भी करवाते हो जिसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, क्या करवाते हैं किस चीज की, लोअर एक्सट्रीमिटीज की। जो आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज है दोस्तों उनके हम क्या करवाते हैं, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज इसमें करवाते हैं। बस ठीक है, ये हो गया सारा। अब मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करवा देता हूँ कि भाई इनके आंसर क्या होंगे। कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं, देखो। तो दोस्तों एक्चुअली में इसने पूछा कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस पूछा है। कम्युनिकेशन मतलब ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है। तो देयर इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन सरफेस दैट यूजुअली एब्जॉर्ब स्पाइनल फ्लूइड, alter its production that is not functioning after its production, that is not functioning adequately। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन के बाद में एब्जॉर्प्शन करती है एरेक्नोइड विलाई, कहां पे, सब एरेक्नोइड स्पेस में, तो वो चीज नहीं हो पा रहा, उसे ही कहते हैं हम। क्योंकि कौन से टाइप का पूछ रहा है दोस्तों, आपको कम्युनिकेटिंग टाइप का पूछ रहा है, तो यही आएगा। थर्ड जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, दैट स्पाइनल फ्लूइड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम एडिक्वेट एब्जॉर्प्शन बाय ए ब्लॉकेज इन द स्पेसिस। अब भाई ब्लॉकेज है तो ये किसका होगा दोस्तों, आपका नॉन कम्युनिकेटिंग का होगा। किसका होगा, ये नॉन कम्युनिकेटिंग का होगा, क्योंकि ये दोनों डेफिनेशन ही गलत है। पहला दे रखा है कि भाई ज्यादा मात्रा में क्या बन रहा है, स्पाइनल फ्लूइड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, तो ज्यादा मात्रा में हो रहा है तो वो प्रोडक्शन से रिलेटेड मैंने आपको बताया नहीं। मैंने आपको पहले बताया था, ध्यान रखना, गलती से मैंने प्रोडक्शन बोला था, फिर मैंने बोला था ध्यान रखना, एक तो ऑब्स्ट्रक्शन और एक एब्जॉर्प्शन है। तो एक्चुअली में ये तो क्या होता है, कोरोइड प्लेक्सस ट्यूमर्स जो होता है ना, उसमें देखने को मिलता है। और फ्लो ऑफ स्पाइनल फ्लूइड थ्रू द ब्रेन सेल डज नॉट एम्प्टी इफेक्टिवली इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। तो पूरा स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता है, इसमें जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सेरेब्रल जो हेमिस्फीयर है वो होते हैं आपके, ठीक है। और जो आपके एरेक्नोइड जो स्पेस है वो, सब एरेक्नोइड स्पेस है वो होता है, और एक आपको क्या होता है दोस्तों, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो ये पूरी डेफिनेशन नहीं है, तो ये भी क्या है आपका गलत। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि इसमें एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो लिख लो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस में, कम्युनिकेटिंग
हाइड्रोसिफेलस में एरेक्नोइड विलाई के माल फंक्शनिंग के कारण CSF एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, सही से नहीं हो पाता, सही से नहीं हो पाता है। मैं बोल रहा हूँ ना, हैंड राइटिंग थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ, तो ऐसे मत कह देना कि सर आप तो कैसे हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कितना टाइम हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा जल्दी पढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि ए 6 वीक ओल्ड इन्फेंट एंड द मदर अराइव इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। ठीक है, वैसे ये जो क्वेश्चन है ये हाइड्रोसिफेलिस से रिलेटेड नहीं है, अगली क्लास में कराऊंगा भाई, है ना, क्योंकि हाइड्रोसिफेलिस से रिलेटेड नहीं है। अब बाकी कंटिन्यू चलेंगे उस हिसाब से। नेक्स्ट करते हैं, 46 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, आप देख लेना। द पेरेंट ऑफ एन इन्फेंट हु जस्ट हैड ए वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि भाई वेंट्रिकल से और पेरिटोनियल तक हम क्या डालते हैं, शंट डालते हैं, तो उसके किस नाम जानते हैं, वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होगा, इंसर्टेड फॉर हाइड्रोसिफेलस। क्यों डाला गया भाई, क्योंकि हाइड्रोसिफेलस के कारण उसको डाला गया। अब उसके कारण डाला गया तो उससे क्या फर्क पड़ा, उसके कारण डालने के कारण दोस्तों जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर फर्क पड़ा। आर कंसर्न अबाउट द प्रोग्नोसिस, भाई आगे क्या होगा इस चीज के लिए क्या है दोस्तों, कंसर्न है। व्हाट इंफॉर्मेशन शुड द नर्स गिव द पेरेंट्स, तो कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है दोस्तों वो जो देनी चाहिए। अब देखो बहुत सिंपल है, मैंने एक सेंटेंस ऐसे जैसे आपको लिखा रखा है, लेकिन आप खुद भी डिफिकल्ट बनाओगे क्वेश्चन को तो खुद बना सकते हो। इसका आंसर खुद बताओ क्या होगा। पहला दे रखा था प्रोग्नोसिस इज एक्सीलेंट एंड द वैल्यू इज परमानेंट, मतलब एक बार लगा दिया तो लगा दिया, वेंट्रिकुलर दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, और प्रोग्नोसिस एक्सीलेंट होती है, मतलब ठीक हो गया बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। द शंट में नीड टू बी रिवाइज एज द चाइल्ड गोज ओल्डर, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा एज के साथ में जो शंट है दोस्तों उसको रिवाइज करना पड़ेगा। थर्ड क्या दे रखा है, इफ एनी ब्रेन डैमेज हैज अकर्ड, अगर कोई भी ब्रेन डैमेज होता है इट इज इरिवर्सिबल इवन आफ्टर द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, कि एक साल के बाद में ये क्या रहेगा दोस्तों, ब्रेन डैमेज अगर हो गया है तो ये इरिवर्सिबल रहेगा। हाइड्रोसिफेलस यूजुअली इज लेफ्ट सेल्फ लिमिटिंग बाय 2 years of age and then for शंट इज रिमूव्ड। जो हाइड्रोसिफेलस है जो हुआ है दोस्तों 2 साल तक होता है, उसके बाद अपने आप ही क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। जब शंट को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो 2 साल तक ही हम रखते हैं, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। पहला बिल्कुल गलत है, प्रोग्नोसिस गुड नहीं है इसकी, ठीक है, अच्छी प्रोग्नोसिस नहीं है और परमानेंट भी नहीं है, इसको क्या करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है। सेकंड में क्या दे रखा है, ये बिल्कुल सही है, तो उसका राइट आंसर क्या है, यही आएगा, द शंट में नीड टू बी रिवाइज्ड, ठीक है, इसको जरूरत पड़ेगी। थर्ड क्या दे रखा है, इफ एनी ब्रेन डैमेज हैज अकर्ड, तो दोस्तों ये माना जाता है कि कुछ ब्रेन डैमेज ऐसे भी होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, ऐसे नहीं कि सारे के सारे क्या होंगे, रिवर्सिबल होंगे, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। ये तो बिल्कुल ही गलत है। हमेशा ये ध्यान रखना कि ये लाइफ टाइम के लिए होता है, ऐसे नहीं कि 2 साल तक रहेगा ये, तो ये क्या रहेगा दोस्तों, लाइफ टाइम के लिए रहेगा। तो इसमें लिख लो, आप खुद ही लिख लो भाई, थोड़ा सा मेरे पास टाइम की कमी है, इसमें लिख लेना कि वैसे मैंने आपको ऊपर लिखा रखा है उसमें कि हाइड्रोसिफेलस के पेशेंट में वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट डालने के बाद इसे बच्चे की एज बढ़ने के साथ साथ रिवाइज करना पड़ता है, से बच्चे की एज बढ़ने के साथ साथ रिवाइज करना पड़ता है, ठीक है। अब आप इसमें देख लेना और कर लेना। क्वेश्चन नंबर 47, इन्फेंट हु वाज बोर्न विद ए मेनिंजोमायोसिली, ये आगे कराऊंगा मैं आपको, ठीक है, आगे कराऊंगा। डेवलप्स हाइड्रोसिफेलस, ए वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट इज इंसर्टेड, क्या डाला गया है, वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट डाला गया है। बोर्ड नर्सिंग इंटरवेंशन इज एसेंशियल इन दिस इन्फेंट्स केयर ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर्स, इस शुरू के 24 घंटे के अंदर कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया है ना, आप किस चीज को असेस करना है, तो आपको असेस करना है कि इसको मॉनिटर फॉर इंक्रीजिंग इंट्राक्रेनियल प्रेशर, कि इंट्राक्रेनियल ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो गया दोस्तों उससे आईसीपी बढ़ेगा, और आईसीपी बढ़ने के कारण उसको मॉनिटर करना क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आईसीपी बढ़ने के साइन क्या क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, पल्स इंक्रीज होगा, रेस्पिरेशन टेम्परेचर इंक्रीज होगा, पल्स डिक्रीज होगा, रेस्पिरेशन डिक्रीज होगा, और जो बीपी है दोस्तों वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। बल्जिंग क्या होंगे, फोंटेनेल्स होंगे, हेडेक होगा, प्रोजेक्टाइल जो वोमिटिंग है वो हो सकती है, ठीक है। तो ये सब साइन क्या होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं, और बाकी सब मैंने आपको कल क्लास में बताए थे। पहला क्या दे रखा है दोस्तों, प्लेसिंग इन हाई फॉलोअर पोजीशन, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसमें शंट को इंसर्टेड करने के बाद पूछा है, शंट को इंसर्टेड करने से पहले अगर पूछता ना तो हम फिर भी बोल सकते हैं भाई कि हेड को एलिवेट रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमेशा हम कौन सी पोजीशन देते हैं, फ्लैट पोजीशन देते हैं, और वो भी कौन सी साइड, नॉन ऑपरेटिव साइड, क्योंकि थर्ड ऑप्शन क्या देगा, पोजीशन ऑन द सेम साइड, सेम साइड नहीं, ऑपोजिट साइड, जिस साइड शंट नहीं लगा उस साइड क्या करते हैं, पोजीशन देते हैं, ठीक है। तो पोजीशन द ऑपोजिट साइड।
एडमिनिस्टर द प्रेस्क्राइब्ड सीडेटिव्स, एक्चुअली में इसके अंदर सीडेटिव जो होते हैं दोस्तों वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। उसका रीजन ये माना जाता है कि भाई अगर आपने सीडेटिव दे दिया ना तो बच्चे का तो कॉन्शियसनेस वैसे ही नहीं पता नहीं चलेगा, तो बच्चे का जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है दोस्तों वो पता नहीं चलता, और उसको पता लगाना क्या होता है, जरूरी होता है। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। तो लिख लेना इसमें कि हाइड्रोसिफिलस के पेशेंट में वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट डालने के बाद स्टार्टिंग के 24 घंटे के दौरान इंक्रीज्ड आईसीपी को मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 81वां क्वेश्चन है लेकिन ये पीडीएफ में नहीं मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना। ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा आपको, हाँ अब दिख रहा है, ये जो क्वेश्चन है ये आपको पीछे की रिवाइज के नाम से मिलेगा। एक्चुअली मैंने बुक में हाइड्रोसिफिलस लिखा, जहां भी क्वेश्चन मिला उसको मैंने लिया है। तो ये क्वेश्चन ऐसे कुछ मिल करके है, रिवाइज बी क्वेश्चंस करके, रिव्यू बी करके कुछ क्वेश्चंस आपको पीछे की साइड मिलेंगे इस बुक में, वहां पर एक क्वेश्चन है कैसे नंबर का, तो पीडीएफ में नहीं मिलेगा, कहीं आप सोचो। अब देखो, व्हेन ए डेवलपमेंटल अप्रेजल इज परफॉर्म्ड ऑन 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट को आप चेक कर रहे हो कि भाई उसका सही से डेवलपमेंट हुआ या नहीं हो रहा। व्हिच ऑब्जर्वेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टू द नर्स इन लाइट ऑफ डायग्नोसिस ऑफ हाइड्रोसिफिलस, कि भाई हाइड्रोसिफिलस में क्या क्या देखने को मिलेगा। पहले देखा पॉजिटिव बबल्स की साइड बिल्कुल गलत है, 6 महीने के बच्चे में वैसे भी क्या होता है दोस्तों, ये प्रेजेंट रहता है, तो इसलिए बिल्कुल गलत है ये। इनएबिलिटी टू द सिट अनसपोर्टेड, तो 6 महीने का बच्चा है दोस्तों वैसे भी नहीं बैठ पाता, तो ये भी गलत है। एब्सेंस ऑफ द ग्रास रिफ्लेक्स, तो ये वैसे भी क्या हो जाता है दोस्तों, डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो इसका राइट जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हेड लैग आएगा, क्योंकि इस समय 6 महीने तक बच्चे का हेड क्या हो जाता है, तो सपोर्ट कर सकता है वो, लेकिन उसका हेड खुद क्या करने लगता है, तो गिरने लग जाता है, सपोर्ट नहीं कर पाता है वो। तभी मैंने आपको जब नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ाया था, जब मैंने कहा था कि सपोर्ट करना क्या होता है दोस्तों, जरूरी होता है हेड और नेक को, जब भी आप बच्चों को क्या करते हो, होल्ड करते हो। इसलिए राइट आंसर क्या आएगा इसका, हेड लैग आएगा। तो लिख देना कि अगर 6 महीने के बच्चे में हेड लैग प्रेजेंट है तो ये हाइड्रोसिफिलस को इंडिकेट कर सकता है, ठीक है, हाइड्रोसिफिलस को इंडिकेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसका मेरे सीक्वेंस याद नहीं है लेकिन रिव्यू वाले क्वेश्चन में ही है ये, तो वहां पर आप देख लेना कहीं आपको अवसर कहाँ है। क्वेश्चन क्या है कि एन इन्फेंट बोर्न विद हाइड्रोसिफिलस इज टू बी डिस्चार्ज्ड आफ्टर इंसर्शन ऑफ वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट। एक इन्फेंट दोस्तों हाइड्रोसिफिलस के साथ बोर्न हुआ, उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं, वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल जो शंट है वो हमने क्या कर दिया दोस्तों इसमें डाल दिया है। व्हिच कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ सर्जरी शुड द नर्स एक्सप्लेन टू द पेरेंट्स टू प्रिपेयर देम फॉर दैट चाइल्ड डिस्चार्ज। एक कॉम्प्लिकेशन है जो हो सकता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, ऑब्जर्व करना जरूरी होता है। आप पेरेंट्स को बताओ कि भाई ये चीजें क्या करना, ऑब्जर्व करना, ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है बच्चे को डिस्चार्ज के बाद में। पहला दे रखा है वॉयलेंट इनवॉलंटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है दोस्तों, ये हो सकती है लेकिन ज्यादातर ये क्या कॉमन नहीं होती है। जबकि इसमें क्या पूछा है दोस्तों कि कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, ठीक है, वैसे मैंने वहां पे लिखवाया नहीं, लेकिन ध्यान रखना कि ये हो सकता है वॉयलेंट इनवॉलंटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कई बार हो जाते हैं, लेकिन कॉमन नहीं है ये, ठीक है, तो इसको हाईलाइट मत करना यार, कॉमन नहीं है। सेकंड है आईज विद स्क्लेरा विजिबल अबव द आइरिस। अब आपको सर ये तो सही है, लेकिन दोस्तों इसमें ये क्या कह रखा है कि भाई वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट डाल दिया तो डालने के बाद में ये साइन नहीं आएगा ना, हाइड्रोसिफिलस का अगर साइन होता तब यहाँ पर ये आंसर आता है, इसलिए यहाँ पर ये आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, ठीक है। थर्ड के तरह का एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द एब्डोमेन, तो उससे तो रिलेटेड एसाइटिस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होती, ऐसे नहीं है कि सीएसएफ इतना ज्यादा है कि वो एसाइटिस कोज कर देगा पेरिटोनियम के अंदर, तो ये बिल्कुल गलत है। तो लास्ट जो आंसर दोस्तों आएगा फीवर अकम्पनीड बाय डिक्रीज्ड रेस्पॉन्सिवनेस, कि एक तो रेस्पॉन्सिवनेस कम हो सकती है और एक फीवर कम हो सकता है, तो ये शो करते हैं दोस्तों कि उस पेशेंट के अंदर क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया है, क्या हो गया, इन्फेक्शन। तो ये इन्फेक्शन के साइन को क्या करते हैं दोस्तों, शो करते हैं, ठीक है। तो इन्फेक्शन थोड़ा सा लेट आता है और इंक्रीज्ड आईसीपी जो है और ऑब्स्ट्रक्शन वो थोड़ा क्या जाता है, जल्दी आ जाता है, लेकिन फिर भी आपको ये चीजें याद रखनी है। तो इसका अब लिख लेना कि वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट सर्जरी के बाद में पेशेंट के पेरेंट्स को समझाना चाहिए कि अगर उसे किसी भी प्रकार का बच्चे में फीवर विद डिक्रीज्ड रेस्पॉन्सिवनेस दिखाई देता है तो उसे रिपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। अब लिख लेना प्लीज, आज मैं थोड़ा सा लिखा नहीं पाऊंगा, मैं माफी चाहता हूँ। ये क्वेश्चन नेक्स्ट है दोस्तों 169, एन इन्फेंट इज डायग्नोज्ड विद हाइड्रोसिफिलस, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। तो भाई हाइड्रोसिफिलस डायग्नोज हुआ, व्हिच असेसमेंट अलर्ट्स द नर्स टू सस्पेक्ट इंक्रीजिंग इंट्राक्रैनियल प्रेशर, कि भाई इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर में क्या क्या साइन दिखाई देंगे। पहला दे रखा दोस्तों इसमें संकनाइज, तो ऐसा कोई साइन इसमें नहीं दिखाई देता, संकनाइज नहीं होती है। वैसे अगर आपसे कोई पूछे कि भाई हाइड्रोसिफिलस में कौन सा होता है, तो सनसेटाइज होता है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। कहीं आप सोचो कि सर सनसेटाइज तो है ये, तो वो सनसेट साइन है, ये संकनाइज है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। सेकंड दे रखा है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, बिल्कुल सही है दोस्तों। एक्चुअली में इस रेस्पिरेटरी सेंटर को इंक्रीज्ड जो सीएसएफ के कारण इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर के कारण रेस्पिरेटरी सेंटर कंप्रेस होता है, जिसके कारण वोमिटिंग सेंटर कंप्रेस होता है, क्या बोल रहा हूँ, सॉरी वोमिटिंग सेंटर क्या होता है, कंप्रेस होता है, जिसके कारण क्या होता है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होता है। वोमिटिंग सेंटर, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। हम वैसे भी जानते हैं कि इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर में क्या होता है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है। डिप्रेस्ड फोंटेनेल्स नहीं होंगे, फोंटेनेल्स होते हैं टेंस, बल्जिंग, वाइड, इस प्रकार के क्या होते हैं, फोंटेनेल्स होते हैं, डिप्रेस्ड फोंटेनेल्स नहीं होते हैं। नैरोइंग पल्स प्रेशर नहीं होता है। कई बार मैंने आपको बताया हुआ है दोस्तों कि इंक्रीज आईसीपी के अंदर क्या होगा,
टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, TPR BP ऐसे लिख लो, बीपी को और टेम्परेचर को बढ़ा दो, पल्स और रेस्पिरेशन क्या कर दो, कम कर दो, तो बीपी बढ़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर नैरोइंग पल्स प्रेशर नहीं मिला, तो ध्यान रखना सिस्टोलिक जो बीपी है दोस्तों वो क्या होता है, इसमें इंक्रीज होता है। डायस्टोलिक जो बीपी है क्या तो नॉर्मल रहता है या फिर डिक्रीज होगा। तो उसके कारण दोस्तों जो पल्स प्रेशर वो क्या होता है, सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी। मान लो कि शुरू में 120/80 था तो 40 हो गया, लेकिन अब जो सिस्टोलिक बीपी बढ़ गया 200 और डायस्टोलिक है दोस्तों ये 80 का 80 रह गया, तो अब 120 हो गया। तो पल्स प्रेशर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर इंक्रीज हो गया है। तो सिस्टोलिक बीपी के बढ़ने के कारण जो पल्स प्रेशर है वो इंक्रीज होता है, ना कि नैरो होता है। तो नैरो की जगह वाइड आएगा ये, ठीक है, बढ़ता है ये, कम नहीं होता है। तो इसमें लिख लेना कि हाइड्रोसिफेलस के अंदर प्रोजेक्टाइल इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर के कारण प्रोजेक्टाइल जो वोमिटिंग है दोस्तों वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 196, वहीं पे रिव्यू में मिलेगा ये भी। एन इन्फेंट विद हाइड्रोसिफेलस हैज ए वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट सर्जिकली इंसर्टेड, बोर्ड नर्सिंग केयर इज एसेंशियल ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर द प्रोसीजर। कौन सा नर्सिंग केयर इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट 24 आवर के शुरू के 24 घंटे में कौन सा प्रोसीजर क्या होता है दोस्तों इसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है। पहला क्या दे रखा है इसने, मेडिकेटिंग द इन्फेंट फॉर पेन। हो सकता है भैया पेन के लिए दो, लेकिन इसमें मेन ये चीज है दोस्तों कि आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आंसर है ऑप्शन है वो ढूंढना पड़ेगा। प्लेसिंग द इन्फेंट इन हाई फॉलो पोजीशन बिल्कुल गलत है। अगर उसे पहले पूछता है कि भाई सर्जरी से पहले हाइड्रोसिफेलस में कौन सी पोजीशन देते हैं तब वहां पर आप दे सकते हो, लेकिन सर्जरी के बाद में कभी नहीं देते, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हाई फॉलो पोजीशन दिया तो ड्रेन जो है बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक है, एब्डोमेन के अंदर या जो पेरिटोनियम कैविटी के अंदर बहुत फास्ट से सीएसएफ क्या होगा, ड्रेन होगा, इसलिए नहीं करते हैं। पोजिशनिंग द इन्फेंट ऑन द साइड दैट हैज द शंट बिल्कुल गलत है। फ्लैट पोजीशन देते हैं एंड ऑपोजिट साइड देते हैं, जिस साइड शंट लगा है उसके जस्ट कौन सी साइड देंगे दोस्तों, ऑपोजिट साइड देंगे, तो ये भी गलत हो गया। लास्ट के देखा मॉनिटरिंग द इन्फेंट फॉर इंक्रीजिंग इंट्राक्रेनियल प्रेशर, बिल्कुल सही है, पहले भी मैंने करवाया हुआ है ये कि भाई हमेशा इंट्राक्रेनियल प्रेशर के लिए क्या करते हैं दोस्तों, मॉनिटर करते हैं। मॉनिटरिंग द इन्फेंट फॉर इंक्रीजिंग इंट्राक्रेनियल प्रेशर हम क्या करेंगे दोस्तों, मॉनिटर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें लिख लेना कि फर्स्ट 24 आवर्स के लिए किसको असेस करते हैं, इंक्रीजिंग इंट्राक्रेनियल प्रेशर को। अब वो एक क्वेश्चन जो छूट गया ना उसको और करवा देता हूँ यार, ठीक है, क्योंकि फिर आपको कल जो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में पढ़ लेंगे हम, फिर बीच में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। लास्ट है बस, ये 2 मिनट में करवा दूंगा, क्योंकि ये जो डिजीज है मैंने आपको करवाई हुई है, ठीक है, ये डिजीज जो है दोस्तों मैंने आपको करवाई है। ए 6 वीक ओल्ड इन्फेंट हैज, ठीक है, ए 6 वीक ओल्ड इन्फेंट एंड द मदर अराइव इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट वाया एम्बुलेंस, ठीक है, एम्बुलेंस के द्वारा क्या होते हैं दोस्तों, ये अराइव होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कहते हैं फादर अराइव सेवरल मिनट्स लेटर विद 2 चिल्ड्रन, ठीक है, एक 6 वीक का ओल्ड इन्फेंट है और उसकी मदर है, वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आते हैं। बाद में उसका कौन आता है, फादर आता है, कुछ मिनट के बाद में उसके 2 बच्चे आते हैं, एक बच्चा 7 साल का है और एक बच्चा कितने साल का है, 9 साल का है, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है, द इन्फेंट इज नॉट ब्रीथिंग, जो इन्फेंट है वो ब्रीथिंग नहीं कर रहा, एंड द इवेंचुअल डायग्नोसिस इज सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। तो सडन इन्फेंट क्या हो गया दोस्तों, डेथ सिंड्रोम हो गई है, वो मैंने आपको आगे ये पहले पढ़ाया हुआ है। द पेरेंट टेक्स टर्न होल्डिंग द इन्फेंट इन अनदर रूम, तो वो बच्चे को ले लेते हैं दूसरे रूम में। द नर्स रिमेन्स प्रेजेंट एंड प्रोवाइड्स इमोशनल सपोर्ट टू द पेरेंट्स, ठीक है, नर्स क्या प्रोवाइड करती है, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है पेरेंट्स को। व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म गोल फॉर दिस फैमिली, तो शॉर्ट टर्म गोल क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट कौन सा है। अब बच्चे की डेथ हो गई, सिंपल सी बात ये मानो कि अचानक बच्चे की क्या हो गई दोस्तों, डेथ हो गई है। तो आज का मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए, इसके अंदर कौन सी पोजीशन देते हैं, कौन सी पोजीशन देनी चाहिए इसमें, इसको प्रिवेंट करने के लिए। अब पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या दे रखा है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी पोजीशन देनी चाहिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। पहला ऑप्शन देखा, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम दैट दे विल बी फेसिंग रिलेटेड टू द लॉस ऑफ द इन्फेंट। भाई एकदम से जब बच्चा होता है ना तो वो प्रॉब्लम्स भाई क्या क्या चीजें आगे वो फॉलो करेगा, तो ये लॉन्ग टर्म गोल होता है, ध्यान रखना, दिस इज द लॉन्ग टर्म गोल। भाई कौन कौन सी प्रॉब्लम्स वो आगे क्या करेंगे, फेस करेंगे इन्फेंट के होने के कारण। भाई मान लो कि एक बच्चा नहीं है, उसे क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे, तो ये सब लॉन्ग टर्म की चीजें हैं। अभी जो इस वक्त जो पोजीशन है ना उस वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है इसमें। थर्ड क्या तरीका, सीक आउट अदर फैमिलीज हु हैव लॉस्ट इन्फेंट्स टू सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम एंड रिसीव ऑफ बुद्धर को। भाई उधर उसके एक बच्चे की बेचारे की डेथ हुई है, इस ऑप्शन में क्या कह रहा है कि बाकी की जितनी भी फैमिली है ना कहीं भी आसपास हैं जिनकी डेथ हुई है उनको संभालो। अरे भाई पहले तो हम इस फैमिली को संभालेंगे ना, तो ये चीज़ क्या है, गलत है, ये प्री मैच्योर है, अभी नहीं, सब कुछ सेटल हो जाए, उसको फैमिली को समझा दे, घर भेज दे, तब आप ये चीज़ें कर सकते हो। तो ये प्री मैच्योर है, दिस इज प्री मैच्योर। एक्सेप्ट दैट देयर वाज नथिंग दैट दे शुड हैव डन टू प्रिवेंट द इन्फेंट्स डेथ। उनको ये कहो कि भाई एक्सेप्ट करो कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये दोस्तों ये चीज़ें मानेंगे नहीं, आप कितना भी कर लो। तो इसके लिए ये कहा गया है, इस ऑप्शन को आपको सही लग रहा है वो ये ऑप्शन मुझे पता है, बट इस ऑप्शन के लिए ये कहा गया है कि वो इस चीज को कंसीडर नहीं करते हैं। तो इस गोल को हम क्या नहीं कर सकते, अचीव ही नहीं कर सकते। कुछ आप कितना भी कह लो लेकिन वो इस चीज को क्या नहीं कर पाते हैं, अचीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो राइट जो आंसर वो कौन बताएगा, शाबाश, सारे के सारे बच्चों को सही है एकदम। इंक्लूड द इन्फेंट सिबलिंग्स इन द इवेंट्स एंड ग्रीविंग फॉलोइंग द। एक्चुअली दोस्तों जो बच्चे हैं ना
पेरेंट्स से ज़्यादा जो इमोशनली जो डैमेज होगा यहाँ पर वो बच्चों का होगा, और बच्चों की जो एज है वो भी ठीक ठाक है, 7 से 9 साल है। ऐसे नहीं कि भाई 1 साल का बच्चा है तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि भाई एक इन्फेंट है, उसको कॉलेज कैथेटराइजेशन कर रहे हैं, तो उसमें पढ़ा था साइकोलॉजिकल कोई डैमेज नहीं होता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है दोस्तों कि सिर्फ पेरेंट्स को नहीं, पेरेंट्स के साथ में आप किसको इंक्लूड करोगे, जो सिबलिंग्स है, जो 2 बच्चे हैं 7 और 9 साल के दोस्तों, उनको भी क्या करोगे आप इसमें इंक्लूड करोगे। तो लिख लो कि सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम में अगर फैमिली में पिताजी के साथ में बच्चे हैं तो उनको भी इमोशनल सपोर्ट करने के लिए इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ जल्दी। ये स्क्रीन सामने आपके सामने पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस में क्या हो जाता है, कम्युनिकेटिंग है दोस्तों, एब्जॉर्प्शन में क्या हो जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अरे यार ये कौन सा आ गया, हाँ ये सेकंड वैसे आ गया ना, हमने लास्ट में पढ़ा था, तो वो ये वैसे है कि भाई अगर ऐसा हो रहा है तो सिबलिंग्स को भी क्या करो, इंक्लूड करो। नेक्स्ट दोस्तों कि भाई वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल सेंटर अगर डाल दिया तो उसको रिवाइज करने की जरूरत होती है एज के साथ साथ में, और 24 घंटे के ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर द सर्जरी के दौरान हमें आईसीपी को मॉनिटर करना चाहिए। ये क्वेश्चन दोबारा कर लिया ना, ये क्वेश्चन 2 बार आया है यार, सेम क्वेश्चन ही था ये ना, कुछ इसमें अंतर नहीं आया, एकदम सेम था ये। चलो छोड़ो कोई नहीं, वही बात है, हो गया, 2 बार आया, 2 बार करवा दिया, ठीक है। तो मॉनिटर करेंगे, और इसके बाद में दोस्तों हेड लैग जो है उसको, और लास्ट में क्या है दोस्तों, फीवर अकम्पनीड बाय डिक्रीज जो रेस्पॉन्सिवनेस है वो हम चेक करते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन के क्या होते हैं, रिस्क रहते हैं। और जो डायग्नोज हुआ है हाइड्रोसिफिलस को, तो असेसमेंट करना चाहिए इनके इंटरवेंट प्रेशर का, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे दोबारा आया है यहाँ पे लगभग, इसमें इन्होंने बस एक चीज़ की थी कि इन्होंने ऑप्शन जो है वो चेंज कर दिए, और सेम चीज़ दे दी ऑप्शन को चेंज करके, ठीक है। तो चलो इसको भी हमने पढ़ लिया। तो ये आपकी एक छोटी सी क्लास थी, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छी लगी होगी, समझ में आएगा। फिर से मिलते हैं आप सभी क्लास में, सभी लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।